Hello students, welcome to Dakshina E-Classroom. I am Kuldeep Nagar, your chemistry teacher. आज के लेक्चर में FS 331 का पेपर 1 ये हमें डिस्कस करना है, तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आप देखिएगा, आइडेंटिफाई रिएक्शंस विच आर करेक्टली मैच्ड विद देयर मेजर प्रोडक्ट्स। फर्स्ट क्वेश्चन में टोटल 5 रिएक्शंस हमें गिवन है। ये सारी रिएक्शन एरोमेटिक कंपाउंड से रिलेटेड है। हर किसी रिएक्शन में प्रोडक्ट आपको बना के दे रखा है, आइडेंटिफाई करना है कि यहाँ पे जो मेजर प्रोडक्ट आपको बना के दे रखा है ये सही है कि गलत है। तो वन बाय वन सारी रिएक्शंस हम डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट रिएक्शन आप देखो, सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल है एनालीन, और एनालीन की रिएक्शन इन्होंने किया है बेंजीन डाइअज़ोनियम कैटायन से। तो सीधा आपको पता चल गया कि कपलिंग रिएक्शन होगा और एजो कंपाउंड का फॉर्मेशन अपने पास होता है। प्रोडक्ट इन्होंने क्या बना रखा है, NH2, और NH2 के पैरा पोजीशन पे ही इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन से मेजर प्रोडक्ट आपको मिलेगा। तो पैरा पोजीशन पे ये इलेक्ट्रोफाइल आप अटैच कर दो। इलेक्ट्रोफाइल अपने पास कुछ इस तरीके से बना लो, अगली रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। तो इस नाइट्रोजन एटम पे पॉजिटिव चार्ज है, इस नाइट्रोजन एटम से पैरा पोजीशन पे एनालीन के इलेक्ट्रोफाइल को अटैच किया गया है। नाइट्रोजन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन, ये बॉन्ड जहाँ पे प्रेजेंट होता है उसको क्या बोलते हैं, एजो कंपाउंड्स। और ये बेसिकली अपने पास क्या होता है, एजो डाई। एनालीन के साथ इसको किया है। अगर अल्कोहल मतलब कि फिनॉल के साथ यहाँ पे कपलिंग रिएक्शन होता, तो फिनॉल के साथ अगर होता, फिनॉल में O आता है, मतलब कि ऑरेंज कलर का डाई वहाँ पे बनता, वहाँ ऑरेंज बनता है, तो यहाँ पक्की बात है कि येलो कलर का डाई बनेगा। तो ये प्रोडक्ट आपको बना के दे रखा है मेजर प्रोडक्ट। अब फर्स्ट रिएक्शन में आपको क्या लग रहा है कि ये जो मेजर प्रोडक्ट यहाँ पे बना रखा है ये एग्जैक्टली सही है, लेकिन ये प्रोडक्ट बिल्कुल ही गलत होगा। क्यों? क्योंकि रिएक्शन कंडीशंस में आपको क्या दे रखा है, pH ग्रेटर देन 7 दे रखा है बेटा। एनालीन में क्या दिक्कत होती है कि नाइट्रोजन के पास लॉन पेयर है, और ये लॉन पेयर बेंजीन में रेजोनेंस करके ऑर्थो या पैरा पोजीशन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को इंक्रीज कर रहा है। अब ये इलेक्ट्रोफाइल है, तो बेटा ये इलेक्ट्रोफाइल ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर अटैक करके इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन करवा के डाइएजो कंपाउंड तो बना ही सकता है। साथ ही साथ ये जो इलेक्ट्रोफाइल है ये सीधा नाइट्रोजन के लॉन पेयर पर अटैक करके कुछ अलग क्लास ऑफ कंपाउंड भी दे सकता है। तो इसी रिएक्शन को अवॉइड करने के लिए कि ये जो इलेक्ट्रोफाइल है सीधा नाइट्रोजन के लॉन पेयर पर अटैक करे, इसी बाई रिएक्शन को, इसी सेकंड रिएक्शन को अवॉइड करने के लिए क्या करते हैं, पीएच हम यहाँ पे कितना रखते हैं, 4 to 5 एसिडिक पीएच रखते हैं। तो एसिडिक पीएच में ये जो NH2 है वो NH3+ में कन्वर्ट हो जाता है। तो NH3+ में अगर कन्वर्ट हो गया तो अब नाइट्रोजन के पास कोई लॉन पेयर नहीं है, इलेक्ट्रोफाइल का अटैक नाइट्रोजन के लॉन पेयर पर नहीं हो सकता। इलेक्ट्रोफाइल बेसिकली बेंजीन रिंग पर अटैक करेगा, इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन होगा, और कपलिंग रिएक्शन का एजो कंपाउंड हमें यहाँ पे मिलेगा। 4 to 5 पीएच रखते हैं, एसिडिक पीएच। यहाँ पे क्या पीएच आपने रखा है, बेसिक। तो बेटा बेसिक पीएच में तो नाइट्रोजन का लॉन पेयर यहाँ पे प्रेजेंट होगा, बेसिक मीडियम है। इलेक्ट्रोफाइल इधर ही अटैक करके कुछ अलग से बाई प्रोडक्ट आपको बना के देगा, और ये जो एजो कंपाउंड है यहाँ पे मेजर प्रोडक्ट नहीं मिलने वाला। तो पहला तो गलत हो गया बेटा, और गलत होने का रीजन केवल कितना है कि यहाँ पे बेसिक मीडियम का पीएच आपको दे रखा है। चलो सेकंड देखो, नैप्थलीन में कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 से रिएक्शन किया है, और T जो टेम्परेचर आपको दे रखा है 150 डिग्री सेंटीग्रेड से ज़्यादा। नैप्थलीन में बेसिकली 2 लोकेशन अपने पास अवेलेबल होती है, एक होता है अल्फा, दूसरा होता है बीटा। तो कंसंट्रेटेड H2SO4 से सल्फोनेशन होगा, सल्फोनेशन में इलेक्ट्रोफाइल कौन होता है, SO3, और अल्टीमेटली अटैचमेंट किसका होता है, SO3H का। तो यहाँ पे जो SO3H आपको अटैच करना है वो बेसिकली कहाँ करना होता है, नैप्थलीन की जो अल्फा पोजीशन है, अल्फा पोजीशन पे इलेक्ट्रोफाइल अटैच करने से जो कार्बोकेटाइन इंटरमीडिएट बनता है, जो सिग्मा कॉम्प्लेक्स बनता है, वो ज़्यादा स्टेबल होता है। तो ये तो आपको पता ही चल गया कि नैप्थलीन में मेजर प्रोडक्ट आपको कहाँ से मिलेगा, जब इलेक्ट्रोफाइल SO3 आप अटैच करोगे अल्फा पोजीशन पे। क्योंकि अल्फा पोजीशन पे जो इलेक्ट्रोफाइल आप अटैच करते हो ना, जैसे कि E+ अटैच किया तो यहाँ पॉजिटिव बनेगा, ये पॉजिटिव बेसिकली रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड होता है। और इलेक्ट्रोफाइल अगर यहाँ पे अटैच करोगे तो इधर पॉजिटिव बनेगा, यहाँ पे जो पॉजिटिव बनेगा वो कम रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर के साथ स्टेबलाइज होता है। तो यहीं से आपको पता चलता है कि अल्फा पोजीशन पे इलेक्ट्रोफाइल लगाने से एक ऐसा इंटरमीडिएट बनता है जो कि ज़्यादा स्टेबल है, और ज़्यादा स्टेबल है तो वहीं से आपको मेजर प्रोडक्ट मिलेगा। अच्छा, एक बात और है, ज़्यादा स्टेबल है इसका मतलब उसका जो एनर्जी लेवल है वो कम है, और उतनी कम एनर्जी लेवल को अचीव करने के लिए एक्टिवेशन एनर्जी की रिक्वायरमेंट आपको क्या होगा, कम। एक्टिवेशन एनर्जी का कम रिक्वायरमेंट होगा मतलब रेट ऑफ रिएक्शन फास्ट होगा। सीधा सीधा मतलब है कि जहाँ पर भी अपने पास इंटरमीडिएट ज़्यादा स्टेबल होता है तो उस इंटरमीडिएट से जो मेजर प्रोडक्ट आपको मिलता है उसके बारे में आप क्या बोलते हैं, क्विकली फॉर्म्ड प्रोडक्ट।
विच इज़ व्हाट, KCP, काइनेटिकली कंट्रोल्ड प्रोडक्ट। अब यहाँ पे आपको तो ऐसा ही लगता है कि सल्फोनेशन क्या करना पड़ेगा अल्फा पे, और इन्होंने भी सल्फोनेशन अल्फा पे करके ये मेजर प्रोडक्ट बना के दे रखा है, लेकिन ये ऑप्शन भी यहाँ पे गलत है, क्योंकि यहाँ पे मेजर प्रोडक्ट बीटा पे सल्फोनेशन करने से आएगा। वाई? बीटा पे सल्फोनेशन करने से मेजर प्रोडक्ट इसलिए आएगा क्योंकि रिएक्शन कंडीशन ही आपको ऐसा दे रखा है, टेम्परेचर आपको यहाँ पे मेंशन करके दे रखा है, टेम्परेचर मेंशन करके दे रखा है मतलब ज़्यादा ही होगा, और टेम्परेचर कितना है 150 डिग्री सेंटीग्रेड से ज़्यादा। तो 150 डिग्री सेंटीग्रेड से ज़्यादा पे आपको थर्मोडाइनमिकली कंट्रोल्ड प्रोडक्ट बनाना है, काइनेटिकली कंट्रोल्ड प्रोडक्ट KCP नहीं बनाना है। और थर्मोडाइनमिकली कंट्रोल्ड प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है कि फाइनली जो अपना प्रोडक्ट बन रहा है ना वो ज़्यादा स्टेबल होना चाहिए। तो अल्फा के कंपैरिजन में जब बीटा पे ये सल्फोनिक एसिड लगेगा ना, तो बीटा पे सल्फोनिक एसिड लगाने के बाद जो प्रोडक्ट आपको मिलता है ना वो बेसिकली ज़्यादा स्टेबल होता है। क्यों? यहाँ पे ये जो हाइड्रोजन है इसके साथ इसका रिपल्शन, और बेसिकली ये तो बहुत दूर हो गया ना बेटा, रिपल्शन ही नहीं होगा। और अगर अल्फा पोजीशन पे लगा हुआ है तो ये हाइड्रोजन यहाँ पे प्लेन में इस तरीके से अपवर्ड होगा, और इस हाइड्रोजन आइटम के साथ SO3H का जो रिपल्शन है ये थोड़ा सा ज़्यादा होगा इन कंपैरिजन टू दिस सिचुएशन। तो जो अल्फा सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट है उससे ज़्यादा स्टेबल होता है बीटा सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट, और ये वैसे पता भी होना चाहिए। बीटा सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट यहाँ पे मेजर अमाउंट में ही मिलेगा, टेम्परेचर ग्रेटर देन 150 डिग्री सेंटीग्रेड, और टेम्परेचर लेस देन 150 डिग्री सेंटीग्रेड, फिर उस जगह पे आप KCP बना सकते हो। तो KCP पे फिर अल्फा सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट आपको मेजर प्रोडक्ट दिया जाता, तो उस केस में तो ये क्वेश्चन जो है वो सही होता। फिलहाल आपको ये गलत दे रखा है। थर्ड पे आ जाओ। थर्ड में अपने पास अगेन एनालीन है, और एनालीन में NH2 ग्रुप नहीं लगा रखा है, NMe2 ग्रुप लगा रखा है, मतलब कि डाई मिथाइल एनालीन है। डाई मिथाइल एनालीन का रिएक्शन आपने किया है Na2 प्लस HCl से, डाई एजोटाइजेशन आप करना चाहते हो। तो डाई एजोटाइजेशन आपने किसका पढ़ा है? प्राइमरी अमाइन का डाई एजोटाइजेशन होता है, सेकेंडरी या टर्शरी अमाइन का डाई एजोटाइजेशन नहीं होता है। NaNO2 प्लस HCl इस रिएजेंट के साथ जब रिएक्ट करवाते हैं तो अटैकिंग स्पीशीज आपको क्या मिलता है? NO+। ये NO+ सीधा प्राइमरी अमाइन NH2 के ऊपर अटैक करता है, NH2 के ऊपर अटैक करने के बाद वाटर वहाँ से रिमूव करता है, तो सीधा प्राइमरी अमाइन डाईएजोनियम कैटाइन में कन्वर्ट हो जाता है, डाईएजोनियम सॉल्ट में कन्वर्ट हो जाता है। फिलहाल यहाँ पे ऐसा कोई ऑप्शन ही नहीं है, क्योंकि नाइट्रोजन अगर ये जो इलेक्ट्रोफाइल है यहाँ पे जब अटैक करेगा तो इस पर अटैक होने के बाद नाइट्रोजन के कितने बॉन्ड हो जाएंगे? 4, और वापस से 3 बॉन्ड करने के लिए, मतलब कि न्यूट्रल प्रोडक्ट बनाने के लिए प्रोटॉन लॉस करवाना पड़ता है। तो यहाँ नाइट्रोजन एटम के ऊपर जब प्रोटॉन प्रेजेंट है ही नहीं तो प्रोटॉन लॉस होगा कैसे? तो ये तो आपको पता चल गया कि टर्शरी अमाइन में NaNO2 प्लस HCl से जो इलेक्ट्रोफाइल आपको मिलेगा NO+, वो इधर तो अटैक नहीं करने वाला। डाई एजोटाइजेशन ऑफ प्राइमरी अमाइन के जैसे यहाँ पे कोई अटैक नहीं होगा। तो फिर तो ये सिंपल है बेटा, NO+ अपने पास इलेक्ट्रोफाइल है, बेंजीन रिंग आपको दे रखा है, तो बेंजीन रिंग में जहाँ पे जिस भी पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा होगी NO+ वहाँ पे अटैच हो जाएगा। सिंपल इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगा। NMe2 प्लस M लगता है ना बेटा, तो प्लस M लगता है तो ऑर्थो और पैरा लोकेशन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा है। मेजर प्रोडक्ट आपको कहाँ से मिलेगा? पैरा से। तो ये मेजर प्रोडक्ट आना चाहिए, और मेजर प्रोडक्ट आपको यही दे रखा है। तो थर्ड वाली जो रिएक्शन है ये करेक्टली मैच है अपने मेजर प्रोडक्ट के साथ, पहली 2 रिएक्शन इनकरेक्टली मैच थी। चलो फोर्थ पे आ जाओ। फोर्थ में अगेन अपने पास क्या है? एनालीन का रिएक्शन आपने किया है कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 से इन प्रेजेंस ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड HNO3। तो कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 और कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 से NO2 प्लस इलेक्ट्रोफाइल आपको मिलेगा, और NO2 प्लस इलेक्ट्रोफाइल को एनालीन में अटैच करके जितने प्रोडक्ट यहाँ पे मिल सकते हैं, ऑर्थो पे अटैच होगा, मेटा पे अटैच होगा, या पैरा पे अटैच होगा, या सभी पे अटैच होगा, तो कितने प्रोडक्ट आपको मिल सकते हैं उनका परसेंटेज कंपोजिशन आपको दे रखा है। अब ध्यान से देखना, कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 प्लस कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 से ये इलेक्ट्रोफाइल तो आपको मिल गया। कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 या H2SO4 स्ट्रॉन्ग एसिड है, स्ट्रॉन्ग एसिड की प्रेजेंस में सबसे पहले तो यहाँ पे रिएक्शन हो जाएगी एनालीन के साथ। तो एनालीन में जो नाइट्रोजन का लॉन पेयर है ये H2SO4 के H+ को अपना लॉन पेयर डोनेट कर देगा, एसिड बेस रिएक्शन होगी, तो एनालीन विल बी कन्वर्टेड इनटू एनालीनियम आयन। ठीक है, एनालीनियम आयन में ये कन्वर्ट हो जाएगा।
और एनालिनियम आयन में अब NO2 प्लस इलेक्ट्रोफाइल का अटैच होगा, तो यहाँ बेसिकली NO2 प्लस पहली बात तो सब जगह पे अटैच कर सकता है, ऑर्थो मेटा पैरा। लेकिन यही होता है कि या तो ऑर्थो पैरा प्रोडक्ट आपको ज़्यादा मिलते हैं और मेटा माइनर होता है, या मेटा प्रोडक्ट आपको ज़्यादा मिलता है तो ऑर्थो पैरा माइनर होता है। वो किस पे डिपेंड करता है कि जो भी ग्रुप यहाँ पे अटैच है उस ग्रुप का इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग नेचर है या इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग नेचर है। तो सबसे पहले तो आप ये नोट करना कि एनालिन यहाँ पे अटैच्ड है, तो एनालिन का क्या लगता है बेटा, नाइट्रोजन के लॉन पेयर का क्या लगता है, प्लस एन। तो प्लस एन की वजह से ऑर्थो पैरा पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा होगी। तो आपको क्या लगता है कि NO2 प्लस ऑर्थो पैरा पे जब अटैक करेगा तो वहाँ पे परसेंटेज कॉम्पोजिशन ज़्यादा होना चाहिए और मेटा का तो 1-2% प्रोडक्ट आपको मिलना चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं होता है बेटा, मेटा का जो प्रोडक्ट है यहाँ पे सिग्निफिकेंट अमाउंट में मिलता है। और उसका रीज़न क्या होता है, क्योंकि एसिडिक मीडियम में एनालिन जो है वो एनालिनियम आयन के जैसे भी प्रेजेंट होगा। ये अपने पास इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप में NO2 प्लस इलेक्ट्रोफाइल मेटा पे अटैच होगा, तो यहाँ पे जो मेटा का प्रोडक्ट है वो भी सिग्निफिकेंट अमाउंट में मिलता है। ये इसका रीजनिंग हो गया। बाकी प्रोडक्ट आपको क्या दे रखा है, पैरा सब्स्टिट्यूटेड, मेटा सब्स्टिट्यूटेड, ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड, नाइट्रो एनालिन। ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड 2% आपको मिलता है, ये 47 है, और मेजर अपने पास कहाँ से आता है, 51% पैरा सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट आता है, पैरा नाइट्रो एनालिन। तो 51, 47 एंड 2%, यही दे रखा है क्या, 51, 47 एंड 2%, एग्जैक्टली सही दे रखा है। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का जो फोर्थ ऑप्शन है, इसमें भी जो प्रोडक्ट है, जो मेजर प्रोडक्ट है, वो एकदम करेक्टली मैच्ड है। अब लास्ट रिएक्शन पे आ जाओ। लास्ट रिएक्शन में अपने पास क्या है, डाई नाइट्रोबेंजीन है, और डाई नाइट्रोबेंजीन का टोटल 8 रिएजेंट के साथ आपने रिएक्शन किया है। फाइनली जो प्रोडक्ट यहाँ पे बना के दे रखा है, चेक कर लेते हैं कि ये सही है या गलत है। डाई नाइट्रोबेंजीन, अच्छा इसमें एक रिएजेंट ऐसा भी दे रखा है जिसके बारे में अगर आपको पता होगा पहले से, तो ही इस रिएक्शन को आप आगे प्रोसीड कर पाओगे। और ये पता आपको कहाँ से चलेगा, जेईई एडवांस में एग्जैक्टली सेम रिएजेंट के लिए एक बार क्वेश्चन आया हुआ है। बेंजीन के ऊपर 2 नाइट्रो अवेलेबल हैं और एक नाइट्रो का अगर आपको रिडक्शन करना है तो कौन सा रिएजेंट आप यूज़ करते हो, वही आपको दे रखा है, NH4HS, अमोनियम हाइड्रोजन सल्फाइड, या फिर आपको अमोनियम सल्फाइड भी मिल सकता है, ठीक है, कुछ भी मिल सकता है। तो अमोनियम हाइड्रोजन सल्फाइड मतलब क्या हो गया, NH3 प्लस H2S। H2S इज अ गुड रिड्यूसिंग एजेंट, ये NO2 को रिड्यूस करेगा तो कहाँ पहुँचाएगा, NH2 में। लेकिन याद रखना कि केवल एक ही NO2 यहाँ पर रिड्यूस हो पाता है, तो एक NO2 अभी भी बेंजीन रिंग पे प्रेजेंट है। अगला रिएक्शन क्या है, HNO2 के साथ आप इसका रिएक्शन करवाना चाहते हो, फिर CuBr प्लस HBr, HNO2 के साथ रिएक्शन करवाएंगे नाइट्रस एसिड के साथ, तो वह NH2 को कन्वर्ट कर देगा डाइअज़ोनियम सॉल्ट में। तो डाइअज़ोनियम सॉल्ट में जो N2 प्लस है वो गुड लीविंग ग्रुप होता है, और फिर आप इसकी रिएक्शन किसी भी न्यूक्लियोफाइल से करवा सकते हो, जैसे कि HBr प्लस CuBr, यहाँ से आपको Br माइनस न्यूक्लियोफाइल मिलेगा, न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा, और N2 प्लस इज द बेस्ट लीविंग ग्रुप लीव कर गया। तो ब्रोमो नाइट्रो बेंजीन तक तो अभी बन चुका है। इसके आगे रिएजेंट आप देखो, Zn प्लस HCl प्लस NaOH, फिर Br2 इन प्रेजेंस ऑफ H2O। तो Zn प्लस HCl और उसके बाद बेसिक मीडियम अप्लाई करना है, मेटल प्लस एसिड आपको दे रखा है। तो मेटल एसिड के साथ रिएक्शन करके HCl के साथ रिएक्शन करके क्या बनाएगा, मेटल हैलाइड ZnCl2। हाइड्रोजन जो रिलीज होगा वो यहाँ पे रिडक्शन करेगा। रिडक्शन केवल किसका हो सकता है, NO2 का हो सकता है। तो NO2 का रिडक्शन होकर आपको क्या मिलेगा, NH2। Br रिएक्शन किसके साथ करना है, Br2 वाटर के साथ। तो Br2 वाटर से Br प्लस इलेक्ट्रोफाइल आपको मिलता है, और एनालिन के केस में Br प्लस इलेक्ट्रोफाइल ट्राई टाइम्स सब्स्टिट्यूशन यहाँ पे करता है। तो ऑलरेडी पैरा सब्स्टिट्यूटेड ब्रोमो तो है ही सही, ऑर्थो पे आप ब्रोमीन और लगा दो, तो ट्राई ब्रोमो सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट आपको मिलेगा एनालिन का, जब आप इसकी रिएक्शन Br2 वाटर से करोगे। अच्छा, वाटर यहाँ पे पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट है, अगर पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट आप लेते या इनफैक्ट नॉन पोलर सॉल्वेंट लेते CS2, उस टाइम पे भी यहाँ पे ट्राई ब्रोमो सब्स्टिट्यूशन के ही प्रोडक्ट आपको मिलते हैं। एनालिन में जो NH2 ग्रुप है ये बहुत ज़्यादा हाईली एक्टिवेटिंग ग्रुप है, तो बेंजीन के ऊपर इतनी ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है कि Br प्लस यहाँ पे 3 टाइम्स सब्स्टिट्यूट हो सकता है, और 3 टाइम्स सब्स्टिट्यूट होता भी है। चलो, इसके बाद आपको क्या दे रखा है, अगेन वापस HNO2 से आप इसकी रिएक्शन करवाना चाहते हो, और उसके बाद CuCl प्लस HCl, सेंड में रिएक्शन। HNO2 से
रिएक्शन करवाएंगे नाइट्रस एसिड से, तो नाइट्रस एसिड NH2 को चेंज कर देगा बेंजीन डाइसोनियम सॉल्ट, और यहाँ पे ब्रोमीन है, इधर ब्रोमीन है, इधर ब्रोमीन है, CuCl इन प्रेजेंस ऑफ HCl, तो यहाँ से न्यूक्लियोफाइल क्या मिलेगा, Cl माइनस अटैक करेगा, लीविंग ग्रुप लीव कर गया। तो फाइनली जो प्रोडक्ट है वो कुछ इस तरीके से आएगा। और इन्होंने जो प्रोडक्ट आपको बना के दे रखा है वो भी बना देता हूं। इन्होंने क्या कर रखा है कि तीनों ब्रोमीन को 1 2 3 पे लगा रखा है और क्लोरीन को एग्जैक्टली ऑपोजिट डायरेक्शन में लगाया हुआ है। ब्रोमीन को लगा दिया इस तरीके से 1 2 3 पे, और फोर्थ वाले कार्बन पे या जस्ट ऑपोजिट वाले कार्बन पे क्लोरीन अटैच्ड है। तो ये इनका प्रोडक्ट है और ये हमने पूरे रिएक्शन सीक्वेंस को फॉलो करके ये प्रोडक्ट बनाया है। दोनों प्रोडक्ट एक दूसरे से मैच नहीं कर रहे हैं, मतलब फिफ्थ जो रिएक्शन है उसमें भी इनकरेक्ट मेजर प्रोडक्ट आपको दे रखा है। तो क्वेश्चन नंबर 1 में केवल 2 रिएक्शन ऐसा निकला, और कौन कौन सा, केवल 2 रिएक्शन ऐसा था, थर्ड और फोर्थ, जिनमें मेजर प्रोडक्ट आपको करेक्टली मैच करके दे रखा है। तो क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर हो जाएगा 2.00। चलो क्वेश्चन नंबर 2 पे आ जाओ। आयनिक सॉलिड AB सॉलिड, molecular weight 50, crystallizes in NaCl type structure. If H length of the unit cell is 1/3 into 10⁻⁻7 centimeter, then calculate density of AB solid in gram per ml if it contains 100/3% of Schottky defect, और Na का वैल्यू आपको लेना है 6 into 10⁻23। क्वेश्चन नंबर 2 सॉलिड स्टेट की बात कर रहा है, कोई AB सॉलिड है, AB सॉलिड का मोलिकुलर वेट है 50 ग्राम पर मोल। कैसे क्रिस्टलाइज होता है NaCl सॉलिड में, तो NaCl सॉलिड में Cl माइनस FCC लैटिस का फॉर्मेशन करता है, Na प्लस ऑक्टाहेड्रल वॉइड को ऑक्यूपाई करता है। Cl माइनस FCC लैटिस बनाएगा, कितना प्रेजेंट होगा, 4, और FCC लैटिस में 4 ही ऑक्टाहेड्रल वॉइड होते हैं, सभी ऑक्टाहेड्रल वॉइड में Na प्लस होता है, तो Na प्लस भी कितना होता है, 4, Cl माइनस अभी निकाला कितना था, 4, Na प्लस और Cl माइनस दोनों 4 होते हैं। NO प्लस और Cl माइनस मिलकर एक फार्मूला यूनिट अगर बनाएंगे तो इफेक्टिवली जो फार्मूला यूनिट प्रेजेंट होती है NaCl स्ट्रक्चर में वो कितनी होती है, 4 NaCl इज प्रेजेंट इनसाइड अ 1 क्रिस्टल सिस्टम, 1 यूनिट सेल। तो AB सॉलिड की भी अगर बात करें तो NaCl की रॉक सॉल्ट स्ट्रक्चर को ये मैच कर रहा है। तो एक सिंगल यूनिट सेल में A प्लस और B माइनस भी कितना प्रेजेंट होगा, 4, तो 4 इंटू A प्लस एंड B माइनस। तो इफेक्टिवली यहाँ पे AB का 4 फॉर्मूला यूनिट एक सिंगल यूनिट सेल के अंदर प्रेजेंट होगा। ये आइडेंटिफाई करना बहुत जरूरी है क्योंकि डेंसिटी आपको निकालना है। डेंसिटी इज इक्वल टू कितना होता है, मास बाय वॉल्यूम, मास प्रेजेंट इनसाइड यूनिट सेल डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। यूनिट सेल अपने पास क्यूबिक है, क्यूब का एज लेंथ आपको दे रखा है, एज लेंथ A अगर आपको दे रखा है तो A क्यूब से इस क्यूबिक यूनिट सेल का वॉल्यूम आप निकाल सकते हो। अब केवल मास निकालना है तो आपको ये पता होना चाहिए ना कि इस एक यूनिट सेल में कितना मास प्रेजेंट है। तो कितना मास प्रेजेंट होगा, 4 मल्टीप्लाइड बाई AB का जो भी अपने पास मोलर मास होता है, उस मोलर मास से एक सिंगल मॉलिक्यूल का मास हम निकाल लेंगे। तो सिंगल मॉलिक्यूल का मास मल्टीप्लाइड बाई 4, दिस इज द टोटल मास प्रेजेंट इनसाइड दिस यूनिट सेल, और यूनिट सेल के वॉल्यूम का डिवाइड कर दो तो डेंसिटी आ जाएगा। अब यहाँ पे एक थोड़ा सा वेरिएशन आपको दे रखा है। वेरिएशन आपके पास क्या है कि ये जो NaCl का स्ट्रक्चर है या फिर AB सॉलिड का स्ट्रक्चर है, इसमें शॉर्टकी डिफेक्ट है। शॉर्टकी डिफेक्ट का मतलब क्या होता है, इक्वल नंबर ऑफ कैटायंस एंड इक्वल नंबर ऑफ एनायंस आर मिसिंग फ्रॉम क्रिस्टल लैटिस। इक्वल नंबर में मिसिंग होना चाहिए ताकि क्रिस्टल लैटिस का इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन रहे। और कितना परसेंटेज शॉर्टकी डिफेक्ट आपको दे रखा है, 100/3%, 33.33%। इसका मतलब है कि इस यूनिट सेल में जितना वेट आपको होना चाहिए, जितना A प्लस और B माइनस यहाँ पे प्रेजेंट होना चाहिए, उसके कंपैरिजन में 33.33% साइट्स तो यहाँ से मिसिंग है, बाकी 66.66% साइट्स यहाँ पे प्रेजेंट है। तो उनमें जो A प्लस और B माइनस प्रेजेंट है उसी की वजह से मास आएगा। रेस्ट 33.33% मास इज नॉट प्रेजेंट इन दिस यूनिट सेल। तो जो टोटल मास एक यूनिट सेल में प्रेजेंट है उसको सही तरीके से सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा। बताइए, डेंसिटी इज इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम। वॉल्यूम अपने पास क्या हो गया, क्यूबिक यूनिट सेल है तो A क्यूब होगा, और मास कितना प्रेजेंट है, नॉर्मली तो 4 फार्मूला यूनिट प्रेजेंट होती है, एक फार्मूला यूनिट का मास होता है 50 ग्राम डिवाइडेड बाय 6 इंटू 10⁻23। ये एक फार्मूला यूनिट का मास मल्टीप्लाइड बाय 4 फार्मूला यूनिट यूजुअली प्रेजेंट इन रॉक सॉल्ट स्ट्रक्चर।
फिलहाल इसका 33.33% गायब है, विच इज़ व्हाट 1/3। तो केवल कितना मास प्रेजेंट है बेटा 2/3। तो ये लो आंसर आ गया 2/3 इंटू 4 इंटू 50 ग्राम डिवाइडेड बाई 6 इंटू 10⁻23। दिस इज द टोटल मास प्रेजेंट इन द यूनिट सेल डिवाइडेड बाई टोटल वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। यूनिट सेल क्यूबिक है, एज लेंथ आपको दे रखा है 1/3 इंटू 10⁻⁻7 सेंटीमीटर। ए क्यूब डेंसिटी 1/3 है ना, ठीक है। 10⁻⁻21 हो जाएगा और 10⁻23 है तो 10⁻2 हो जाएगा बेटा। ये 1/3 का अगर हम क्यूब करेंगे तो 3 इंटू 3 9 इंटू 27 हो गया, इंटू 2/3 हो गया, इंटू 4 हो गया, इंटू 50 हो गया, इंटू 6 हो गया। अब कितना हो गया ये 9 टाइम्स, 3 टाइम्स 2 टाइम्स 2 यहाँ से चला गया, बाकी कितना हो गया 12 इंटू 50 डिवाइडेड बाई 100। तो ये कितना हो गया 606 ग्राम पर ml या 6 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। इसका जो डेंसिटी है ए बी सॉलिड का वो अपने पास आ जाएगा 6 ग्राम पर ml और आंसर भी आपको दे रखा है 6.00। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 2 को आपको अटेम्प्ट करना है। यूजुअली NaCl के स्ट्रक्चर में टोटल 4 फार्मूला यूनिट प्रेजेंट होती है एक यूनिट सेल में। तो यहाँ पर AB का भी मैंने 4 फार्मूला यूनिट कंसिडर किया। अब उसके बाद शॉर्टकट इफेक्ट दे रखा है 100/3%। इसका मतलब 33.33% जो साइट है वो वैकेंट है। तो केवल 2/3 साइट्स यहाँ पे प्रेजेंट है, 1/3 साइट्स यहाँ से वैकेंट है। तो टोटल मास का आपने 2/3 मास लिया और उसके बाद डेंसिटी का कैलकुलेशन किया, आंसर आ गया 6.0 ग्राम पर ml। क्वेश्चन नंबर 3 पे आ जाओ। इतने सारे टाइम में केवल 2 क्वेश्चन सॉल्व कर पाए। पहले जो क्वेश्चन था वो बहुत ही लेंथी था, टोटल 5 रिएक्शंस में करेक्ट मेजर प्रोडक्ट आपने चेक किया। चलो क्वेश्चन नंबर 3 आप देखो। क्वेश्चन नंबर 3 में 1 2 3 4 5 6 7 8 टोटल 8 कोऑर्डिनेशन कंपाउंड आपको दे रखे हैं, तो इसको सॉल्व करने में बहुत टाइम लगेगा। फाइंड नंबर ऑफ पैरामैग्नेटिक कंपाउंड्स विद ऑक्टाहेड्रल एनाइन। पहली बात तो कंपाउंड कैसा होना चाहिए पैरामैग्नेटिक, और उसका एनाइन कैसा होना चाहिए ऑक्टाहेड्रल। केवल पैरामैग्नेटिक, एक सिंगल कंडीशन से आंसर मत निकाल देना वरना गलत हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 3 कंपाउंड होना चाहिए पैरामैग्नेटिक, और कंपाउंड अगर आयनिक कंपाउंड है जिसमें कैटायन और एनायन प्रेजेंट होता है तो एनायन कैसा होना चाहिए ऑक्टाहेड्रल। तो ऑक्टाहेड्रल एनायन अपने पास का है Ka2 COF6 में है, K3 COF6 में है, O2S F6 में है, ऑक्टाहेड्रल एनाइन है। शुरुआत में कैटायन होता है बाद में एनाइन होता है। निकल का जो आपको कॉम्प्लेक्स दे रखा है वो हटा दो। अगला कोबाल्ट का टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स दे रखा है वो भी हटा दो। एक आपको दे रखा है K3 COCN6। फिर इसके बाद प्लेटिनम का कॉम्प्लेक्स है जिसमें कि ऑक्टाहेड्रल एनाइन भी है, ऑक्टाहेड्रल कैटायन भी है, तो इसको भी कंसिडर करना पड़ेगा। और लास्ट अपने पास क्या है, इसमें भी ऑक्टाहेड्रल एनाइन प्रेजेंट है। इस कॉम्प्लेक्स का नाम क्या होता है सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड। और सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड में ये जो नाइट्रोसिल लिगेंड है, इसमें नाइट्रोसिल लिगेंड का जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो +1 कंसिडर करना होता है। बार बार बताता हूँ, सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड हो गया और एक ब्राउन रिंग कंपाउंड हो गया, सॉरी ब्राउन रिंग कॉम्प्लेक्स, इन दोनों में NO का ऑक्सीडेशन स्टेट +1 कंसिडर करना है। तो टोटल आउट ऑफ 8 कंपाउंड 6 कंपाउंड्स हैव ऑक्टाहेड्रल एनाइन। अब आपको चेक करना है कि कौन सा कंपाउंड यहाँ पे पैरामैग्नेटिक है। कॉबाल्ट क्या हो गया बेटा 2+, कॉबाल्ट 2+, 27 होता है, 18 + 4s2 3d7, 4s2 आउटर मोस्ट शेल में से 2 इलेक्ट्रॉन हटाए तो 3d7 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। तो यहाँ पे आप किसी भी तरीके से फिल कर लो, 3d7 में कम से कम एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन तो आपको मिलेगा, मतलब कि पैरामैग्नेटिक है। यहाँ पे देखो बेटा CO3+ है, तो 18 + 4s2 3d7, ये तो कोबाल्ट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 3+, आउटर मोस्ट में से 2 हटाओ, इनर में से 1 हटाओ, टोटल 3 इलेक्ट्रॉन हटा दिए तो 3d6, 4s0, 4p0, 4d0। अब 3d में अपने पास 6 इलेक्ट्रॉन है, वीक फील्ड लिगेंड है, तो वीक फील्ड लिगेंड की प्रेजेंस में 3d6 में जब आप इलेक्ट्रॉन फिल करोगे तो पेयरिंग नहीं करवानी है, पेयरिंग नहीं करवानी, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आपको मिलेंगे। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मिलेंगे मतलब पैरामैग्नेटिक कॉम्प्लेक्स, 2 तो हो गए। थर्ड, ये तो आर्सेनिक हो गया,
ये तो डायमैग्नेटिक कॉम्प्लेक्स ही होगा, क्योंकि आर्सेनिक नाइट्रोजन का भाई है, नाइट्रोजन का भाई है, तो इसके आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं बेटा? 5, और 5 इलेक्ट्रॉन के साथ ये 5 बॉन्ड तो बनाएगा, तो आर्सेनिक के पास कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं है, और 6 बॉन्ड यहाँ पे कोऑर्डिनेट बन बनेगा F माइनस की वजह से, O2 प्लस ESF6 माइनस ESF5 प्लस F माइनस, इस तरीके से बोल सकते हैं। तो सारे बॉन्ड यहाँ पे प्रेजेंट है, जितने भी बॉन्ड प्रेजेंट है उसमें बॉन्डेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन आपको मिलेंगे, कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन तो नहीं है, इसकी कोई दिक्कत नहीं है। O2 प्लस की वजह से ये पैरामैग्नेटिक आएगा। O2 में टोटल 16 इलेक्ट्रॉन होते हैं, O2 प्लस में 15 हो गए। MOT से 15 इलेक्ट्रॉन का आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फिल करके देख लो, एक इलेक्ट्रॉन तो कम से कम अनपेयर्ड मिल ही जाएगा। तो अगेन ये भी अपने पास कैसा हो गया? पैरामैग्नेटिक। तो पहले 3 ऐसे हैं जिनमें कि एनायन ऑक्टाहेड्रल है और पूरा कंपाउंड कैसा है? पैरामैग्नेटिक। आगे के 3 देखो, K3COCN6, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? CO3 प्लस है, और CO3 प्लस का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये रहा 18 प्लस 3D6 4s0 4p0। स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है Cn, तो सारे 6 इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग हो जाएगी। ये ऑक्टाहेड्रल स्प्लिटिंग 1 2 3 4 5 6 सारे इलेक्ट्रॉन पेयर्ड हैं। 18 तक तो सारे पेयर्ड हैं, और 18 के बाद 3D6 में 6 इलेक्ट्रॉन भी पेयर्ड हैं, डायमैग्नेटिक। अगला देखो, प्लेटिनम का कौन सा ऑक्सीडेशन स्टेट सबसे ज्यादा स्टेबल होता है? +2 और +4, +2 और +4। सिंगल कॉम्प्लेक्स आपको दे रखा है। अगर यहाँ पे +2 होगा तो यहाँ कितना होगा? -2। -2 होगा तो आयरन की ऑक्सीडेशन स्टेट आ जाएगी +4। यहाँ अगर +3 होगा तो यहाँ पे अज्यूम करना पड़ेगा बेटा, ये तो बहुत मुश्किल लग रहा है, कुछ गड़बड़ है इसमें। एकदम यही कॉम्प्लेक्स दे रखा है ना, कैटायन और एनायन यहाँ पे दोनों बराबर ही दे रखे हैं, तो चार्ज आपको अज्यूम जो करना पड़ेगा ना वो एग्जैक्टली सेम चार्ज होना चाहिए। क्योंकि अगर यहाँ पे कैटायन और एनायन पे आपने डिफरेंट चार्ज अज्यूम किया, जैसे मान लो कि +2 अज्यूम किया और यहाँ पे -4 अज्यूम कर लिया, तो इस तरीके से एक कॉम्प्लेक्स आपको मिल सकता है जिसमें कैटायन कितने प्रेजेंट होंगे? 4, एनायन कितने प्रेजेंट होंगे? 2। तो कॉम्प्लेक्स का फॉर्मूला आपको ये मिलता, लेकिन फिलहाल ऐसा कोई फॉर्मूला आपको दे नहीं रखा है। फॉर्मूले में एक ही कैटायन है, एक ही एनायन है। इसका मतलब कैटाइनिक चार्ज और एनाइनिक चार्ज दोनों स्पीशीज पे सेम होना चाहिए। तो सेम आप कंसिडर करो तो क्या करोगे बेटा? प्लैटिनम +3 में तो होता नहीं है, प्लैटिनम +4 में ज़रूर होता है। तो +4 अगर आपने यहाँ पे इसका लिया तो इसका कितना आ जाएगा? -4, और -4 लेने से आयरन कितना हो जाएगा? +2। आयरन +2 होता ही है, और प्लैटिनम +4 ये भी होता है, कोई दिक्कत नहीं। तो ये चार्ज आप कंसिडर करके यहाँ पे देख लो, Fe2+ है। आयरन कितना होता है? 26, तो 18 + 4s2 3d6 हो गया 26, और Fe2+ आउटर मोस्ट शेल में से 2 हटा दो, 4s0 4p0 4d0। तो 18 इलेक्ट्रॉन तक तो आप पेयर्ड तरीके से फिल करोगे, बाकी 3d6 में 6 इलेक्ट्रॉन आपको फिल करना है। स्ट्रॉन्ग फील्ड एनवायरनमेंट है, तो स्ट्रॉन्ग फील्ड एनवायरनमेंट में जो 3d6 है 1 2 3 4 5 6 सारे के सारे इलेक्ट्रॉन पेयर्ड आएंगे। तो यहाँ पे ये जो कॉम्प्लेक्स है ये कैसा होगा बेटा? डायमैग्नेटिक कॉम्प्लेक्स। इधर से भी आप चेक कर लेना, ये जो प्लैटिनम का कॉम्प्लेक्स है, प्लैटिनम के लिए तो प्लैटिनम 5d सीरीज का मेटल है, और 5d सीरीज के मेटल के लिए सारे लिगेंड एज अ स्ट्रॉन्ग फील्ड ही वर्क करते हैं। तो यहाँ पे भी स्ट्रॉन्ग फील्ड एनवायरनमेंट है, और एग्जैक्टली यही 3d6 टाइप से ही प्लैटिनम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आएगा। तो 3d बेसिकली यहाँ तो 5d आ जाएगा, 3d 4d 5d 6 पीरियड का एलिमेंट है ये, 5d सीरीज़ का है, तो उसमें 5d सबशेल आपकी आएगी, और 5d सबशेल में 6 इलेक्ट्रॉन फिल करने हैं। स्ट्रॉन्ग फील्ड एनवायरनमेंट है, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है, 6 इलेक्ट्रॉन फिल करोगे सारे के सारे इलेक्ट्रॉन पेयर्ड ही आएंगे। तो इधर भी इलेक्ट्रॉन पेयर्ड है, इधर भी इलेक्ट्रॉन पेयर्ड है, तो डायमैग्नेटिक कॉम्प्लेक्स है। हटाओ ये भी, और लास्ट अपने पास क्या है? सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड। इसमें आयरन की ऑक्सीडेशन स्टेट आपको सीधा दे रखा है +2। आयरन की +2 ऑक्सीडेशन स्टेट ये रहा। +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में इसका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 18 + 3d6 + 4s0 + 4p0 + 4d0। तो 3d सबशेल में आपको 6 इलेक्ट्रॉन फिल करना है। Cn- स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड आपको दे रखा है। स्ट्रॉन्ग फील्ड की तरीके से फिल करोगे 3d6 तो सारे के सारे इलेक्ट्रॉन पेयर्ड आएंगे। इलेक्ट्रॉन अगर पेयर्ड आएंगे मतलब कि डायमैग्नेटिक कॉम्प्लेक्स। तो ये सभी हटा दो।
टोटल अपने पास 6 कॉम्प्लेक्स ऐसे थे जिसमें कि एनाइन कैसा है, ऑक्टाहेड्रल, 2 तो पहले ही हटा दिए। अब इन 6 कॉम्प्लेक्स में क्या है, पहले 3 पैरामैग्नेटिक है, लास्ट के 3 डायमैग्नेटिक है। पैरामैग्नेटिक कॉम्प्लेक्स होना चाहिए, एनाइन ऑक्टाहेड्रल होना चाहिए, दोनों कंडीशंस को सेटिस्फाई केवल 3 ही कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स यहाँ पे कर रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर हो जाएगा 3.0। चलो क्वेश्चन नंबर 4 पे आ जाओ। आइडेंटिफाई टोटल नंबर ऑफ थ्योरेटिकली पॉसिबल डाइक्लोरो प्रोडक्ट्स फॉर्म्ड इन दिस पर्टिकुलर रिएक्शन। क्लोरोसाइक्लोपेंटेन आपको दे रखा है और क्लोरोसाइक्लोपेंटेन का फर्दर क्लोरीनेशन करवाना है। क्लोरोसाइक्लोपेंटेन में एक क्लोरीन ऑलरेडी है, फर्दर क्लोरीनेशन करवा के एक ही क्लोरीन आपको लगाना है, तभी आपको क्या मिलेगा, डाइक्लोरो प्रोडक्ट। और काउंट करना है कि कितने डाइक्लोरो प्रोडक्ट यहाँ पे मिल सकते हैं। तो ये सीधा स्टीरियो आइसोमेरिज्म का क्वेश्चन है, रिएक्शन मैकेनिज्म का कोई काम नहीं है यहाँ पे। बट वैसे आपको पता होना चाहिए कि एल्केन में हैलोजेंस का कौन सा रिएक्शन होता है, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन। और फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का मैकेनिज्म आपको पता है। टोटल प्रोडक्ट आपको यहाँ पे कितने मिल सकते हैं, तो जितने भी टाइप के हाइड्रोजन एटम है सभी टाइप के हाइड्रोजन एटम को हटा के क्लोरीन एटम लगा दो, सारे टोटल पॉसिबल प्रोडक्ट आपको मिल जाएंगे। क्लोरीन एटम यहाँ लग सकता है, यहाँ लगेगा तो यहाँ नहीं, यहाँ लगेगा तो यहाँ नहीं। टोटल 3 स्ट्रक्चरल डाइक्लोरो प्रोडक्ट। अब स्ट्रक्चरल तो पूछा नहीं है, टोटल प्रोडक्ट आपको पूछा है, मतलब सारे स्टीरियो आइसोमर काउंट करके आपको बताना है। यहाँ तो कोई कायरल कार्बन नहीं है 1, यहाँ पे 2 कायरल कार्बन है, 2 कायरल कार्बन के अबाउट 2⁻², 4 स्टीरियो आइसोमर होते हैं। लेकिन ये दोनों कायरल कार्बन सिमेट्रिकल हैं, तो सिमेट्रिकल में 4 आंसर नहीं आता है, 3 आंसर आता है। अगेन 2 कायरल कार्बन है, सिमेट्रिकल कायरल कार्बन है, तो यहाँ पे भी टोटल स्टीरियो आइसोमर कितने आएंगे, 3 + 3 + 1, टोटल आंसर आ गया अपने पास 7। क्वेश्चन नंबर 4 बहुत ईजी है, टोटल स्टीरियो आइसोमर डाइक्लोरो प्रोडक्ट के कितने आ जाएंगे, 7। क्वेश्चन नंबर 5। अब क्वेश्चन नंबर 5 बहुत अच्छा है स्टीरियो आइसोमर्स का, और इसमें बहुत ज़्यादा लॉजिकली आपको सोचना पड़ेगा। यहाँ पे कोई भी फॉर्मूला आप नहीं लगा सकते। यहाँ पे कंपाउंड आपको दे रखा है जिसके स्टीरियो आइसोमर कैलकुलेट करना है, और स्टीरियो आइसोमर कैलकुलेट करने के लिए जितने भी स्टीरियो सेंटर अपने पास यहाँ पे प्रेजेंट है, हर किसी स्टीरियो सेंटर पे कॉन्फ़िगरेशन असाइन करके डिफरेंट कॉम्बिनेशंस आपको बनाने पड़ेंगे। और फिर जब सारे डिफरेंट कॉम्बिनेशंस बन जाएं तो काउंट करके बता देना कि कितने स्टीरियो आइसोमर हैं। फॉर्मूला कोई भी नहीं लग सकता क्योंकि एक्सट्रीमली सिमेट्रिकल कंपाउंड है, एक्सट्रीमली सिमेट्रिकल कंपाउंड है, कोई लीनियर कंपाउंड नहीं है। फॉर्मूले आप कब लगा पाते हो कि कोई भी आपके पास स्ट्रक्चर जो दे रखा हो इस तरीके से लीनियर टाइप हो और उसमें बहुत सारे स्टीरियो सेंटर प्रेजेंट हो। स्टीरियो सेंटर के अबाउट कितने स्टीरियो आइसोमर बनेंगे उसके लिए आप फॉर्मूला लगा पाते हो। लेकिन ऐसे कंपाउंड में कभी कोई फॉर्मूला नहीं लगेगा ना, कि स्टीरियो सेंटर लीनियर नहीं है बेटा। एक सेंटर के अबाउट आप जिधर भी चले जाओ हर तरफ आपको ब्रांचिंग मिल रही है और हर ब्रांचिंग में अपने पास स्टीरियो सेंटर प्रेजेंट है, तो इसके टोटल स्टीरियो आइसोमर कितने होंगे, कोई फॉर्मूला नहीं लग सकता, केवल लॉजिकली आंसर आ सकता है। तो क्वेश्चन नंबर 5 आप देखना, टोटल नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर्स फॉर द फॉलोइंग स्ट्रक्चर इज x, देन आइडेंटिफाई वैल्यू ऑफ x - 5। टोटल स्टीरियो आइसोमर में से 5 कम कर देना, वो आंसर है। प्रोडक्ट आपको बना के दे रखा है CH CH3OH, CH CH3OH, और यहाँ पर CH CH CH3 CH CH CH3। तो आप इसमें अच्छे से देखो कितना स्टीरियो सेंटर है, एक बार देख के बताओ सभी लोग। मुझे लगता है कि ऑलमोस्ट 90% का आंसर तो यहाँ पे गलत ही आएगा। पहली बात तो आप इसके टोटल स्टीरियो आइसोमर बना ही नहीं पाओगे। फिलहाल तो क्वेश्चन इतना ही है कि इसमें स्टीरियो सेंटर कितना है, स्टीरियो सेंटर कितना है। तो आप क्या बोलोगे, सर एक ज्योमेट्रिकल सेंटर है, एक ज्योमेट्रिकल सेंटर है, एक काइरल सेंटर है, एक काइरल सेंटर है। तो ज्योमेट्रिकल सेंटर प्लस काइरल सेंटर, टोटल स्टीरियो सेंटर कितने, 4। गलत है बेटा, टोटल स्टीरियो सेंटर यहाँ पे कितने होंगे, 5, क्योंकि ये बीच में जो कार्बन प्रेजेंट है ना, यहाँ पर स्टीरियो आइसोमेरिज्म शो हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। ये कार्बन पे कौन सा स्टीरियो आइसोमेरिज्म शो होगा, ज्योमेट्रिकल या ऑप्टिकल, ऑप्टिकल शो हो सकता है, क्योंकि ये कार्बन काइरल बन भी सकता है, काइरल नहीं भी बन सकता। तो एक तरीके से सूडो काइरल सेंटर ये दे रखा है। तो टोटल काइरल सेंटर में सूडो काइरल सेंटर भी आपको काउंट करना होता है। तो यहाँ पे स्टीरियो सेंटर अपने पास 5 होंगे, जिसमें तो 4 तो अपने पास परफेक्ट स्टीरियो सेंटर है और 5th वाला स्टीरियो सेंटर सूडो सेंटर है, या ऐसे बोल सकते हैं कि डिपेंडेंट स्टीरियो सेंटर है।
अब इसके टोटल स्टीरियो आइसोमर आप बनाओ, तो टोटल स्टीरियो आइसोमर बनाने के लिए सभी स्टीरियो आइसोमर्स पे सभी स्टीरियो सेंटर्स पे आपको कॉन्फ़िगरेशन फिक्स करना पड़ेगा। सबसे पहले जो परफेक्ट स्टीरियो सेंटर है उस पर कॉन्फ़िगरेशन आप लिखना, उसके बाद ही डिपेंडेंट स्टीरियो सेंटर पे कॉन्फ़िगरेशन लिख पाओगे। इस तरीके से कॉन्फ़िगरेशन लिख के बहुत सारे कॉम्बिनेशंस बनाना है। जितने कॉम्बिनेशंस अपने पास बन जाएंगे दैट विल बी योर आंसर फॉर टोटल स्टीरियो आइसोमर ऑफ दिस पर्टिकुलर प्रोडक्ट। अब सोचो बेटा क्या हो सकता है। ये पहली बात तो कायरल सेंटर कब बन सकता है, जब ये E हो, ये Z हो, और ये R हो और ये S हो। तो ये सारे जो ग्रुप हैं यहाँ पे हैं, जैसे कि इन दोनों ग्रुप को अगर आप देखो तो ये मॉलिकुलरली तो सेम है लेकिन स्टीरियोकेमिकली डिफरेंट हो सकते हैं। ये दोनों भी मॉलिकुलरली सेम है लेकिन स्टीरियोकेमिकली कायरल कार्बन पे अगर अलग अलग कॉन्फ़िगरेशन आ जाए तो स्टीरियोकेमिकली ये डिफरेंट हो सकते हैं। तो जो मिडिल वाला कार्बन एटम है इस पे 4 स्टीरियोकेमिकली डिफरेंट ग्रुप प्रेजेंट हो सकते हैं कभी ना कभी, तो मिडिल वाला कार्बन भी कायरल बन सकता है, बाकी मोस्टली तो ये अकायरल ही होगा। डिसाइड करते हैं दोनों पाई बॉन्ड पे अपने पास क्या स्टीरियोकेमिकल कॉन्फ़िगरेशन हो सकता है। जैसे कि दोनों पाई बॉन्ड को आप अज्यूम कर लो ZZ, तो कायरल कार्बन पे क्या आ सकता है, RR आ सकता है, ठीक है, SS आ सकता है, और एक कायरल कार्बन पे R आ सकता है, एक कायरल कार्बन पे S आ सकता है। अब ऐसे मत कर देना कि पहले वाले पे S आ सकता है दूसरे वाले पे R आ सकता है, ऐसा कुछ मत करना। ये दोनों कायरल कार्बन एक सिंगल कार्बन एटम से अटैच हैं, तो इसमें ये पहला है या ये दूसरा है ऐसा कुछ आप आइडेंटिफाई नहीं कर सकते। इन दोनों ग्रुप्स के बीच में एंगल कितना है, 109 ही है, और इस ग्रुप को आप यहाँ पे प्लेस कर दो तब भी इन दोनों ग्रुप्स के बीच में एंगल कितना आएगा, 109, क्योंकि जो बीच वाला कार्बन एटम है वो अपने पास एकदम परफेक्टली टेट्राहेड्रल है। और कहीं से भी आप अटैच कर दो RS या SR, इस तरीके से 2 डिफरेंट पॉसिबिलिटी काउंट मत कर लेना। तो अगर मान लीजिए कि दोनों पाई बॉन्ड पे आपने कॉन्फ़िगरेशन लगा दिया ZZ, तो कायरल कार्बन पे कॉन्फ़िगरेशन क्या जा सकता है, RR जा सकता है, SS जा सकता है, या एक R और एक S बन सकता है। जब RR जाएगा तो मिडिल वाला कायरल कार्बन नहीं होगा, क्योंकि उस पर ये दोनों ग्रुप सेम है, ये दोनों ग्रुप सेम है, 4 ग्रुप डिफरेंट है ही नहीं, तब भी 0 होगा। और ZZ है, RR है, RS है, 2 ग्रुप डिफरेंट है लेकिन 2 ग्रुप अभी भी सेम है, तब भी मिडिल वाला कार्बन कायरल नहीं होगा। 1 कॉम्बिनेशन, 2 कॉम्बिनेशन, 3 कॉम्बिनेशन, EE RR हो सकता है, SS हो सकता है, SR हो सकता है, अभी भी मिडिल वाला कार्बन जो है वो कायरल नहीं बना है, अभी भी कायरल नहीं बना है, अभी भी कायरल नहीं बना है। टोटल 6 कॉम्बिनेशन तो आ गए बेटा। अब दोनों पाई बॉन्ड पे अपने पास क्या कॉन्फ़िगरेशन हो सकता है, एक पे E हो सकता है, एक पे Z हो सकता है, और एक और आप ऐसे मत ले लेना कि एक पे Z हो सकता है, एक पे E हो सकता है ना। दोनों जो E और Z वाले अपने पास ग्रुप हैं वो सिंगल कार्बन आइटम से अटैच्ड है, तो ये पहला है या फिर ये दूसरा है, या फिर ये दूसरा है और ये फिर पहला है, ऐसा कुछ आइडेंटिफाई नहीं है। सिंगल कार्बन आइटम से अटैच्ड हैं, तो दोनों जो ग्रुप हैं बेसिकली एक ही जैसे हैं। इनमें से एक ग्रुप का कॉन्फ़िगरेशन अगर E होगा और दूसरे का Z होगा तो ये एक ही कॉम्बिनेशन आप यहाँ पे अज्यूम कर सकते हो, दूसरा कॉम्बिनेशन Z और E अज्यूम नहीं कर सकते क्योंकि वो तो सेम ही आएगा। तो कायरल कार्बन पे पाई बॉन्ड पे कॉन्फ़िगरेशन अपने पास E और Z अगर होगा तो कायरल कार्बन पे क्या हो सकता है, अगेन कायरल कार्बन पे RR भी हो सकता है, SS भी हो सकता है और RS भी हो सकता है। 2 ग्रुप तो डिफरेंट है लेकिन अभी भी 2 ग्रुप यहाँ पे सेम है, तो कायरल कार्बन नहीं होगा मिडिल वाला। कॉन्फ़िगरेशन क्या लिखोगे, 0, अभी भी क्या लिखोगे, 0। लेकिन अब देखो बेटा, इसमें ये दोनों ग्रुप डिफरेंट है, ये दोनों ग्रुप डिफरेंट है, ये दोनों ग्रुप डिफरेंट है, दोनों ग्रुप डिफरेंट है, और ये दोनों ग्रुप इन दोनों ग्रुप से तो वैसे भी डिफरेंट है, तब तो मॉलिकुलरली ही डिफरेंट है। तो टोटल मिला के कितने डिफरेंट ग्रुप हो गए, 4 डिफरेंट ग्रुप अगर प्रेजेंट है तो ये जो मिडिल वाला कार्बन है वो भी कायरल बनेगा। कायरल बनेगा तो उसके कितने कॉम्बिनेशंस बन सकते हैं, 2। या तो मिडिल वाले कार्बन पे कॉन्फ़िगरेशन क्या आ सकता है, R, या फिर क्या आ सकता है, S। तो यहाँ कितना कॉम्बिनेशन पॉसिबल होगा, 1 2 3 4 स्टीरियो आइसोमर, 3 स्टीरियो आइसोमर, 3 स्टीरियो आइसोमर, टोटल 10 स्टीरियो आइसोमर्स कैन बी ड्रॉन फॉर दिस पर्टिकुलर कंपाउंड। आंसर आपको क्या देना है, टोटल नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर्स -5। तो क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर हो जाएगा 5.00। तो ये एकदम बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। इस क्वेश्चन में आपको
केवल डिफरेंट डिफरेंट कॉन्फ़िगरेशन के कॉम्बिनेशंस बनाने थे, जितने कॉम्बिनेशंस आप बना सकते हो दैट विल बी योर फाइनल आंसर फॉर टोटल स्टीरियो आइसोमर्स पॉसिबल। क्वेश्चन नंबर 6 पे आ जाओ। आंसर क्वेश्चन बाय अप्रोप्रिएटली मैचिंग द इंफॉर्मेशन गिवन इन द 3 कॉलम्स ऑफ फॉलोइंग टेबल। तो जो अगले 3 क्वेश्चन है ये बेसिकली एक टेबल पे बेस्ड है। टेबल में अपने पास कुछ स्पीशीज दे रखी है और इन स्पीशीज में नाइट्रोजन और ऑक्सीजन आइटम को बोल्ड आइटम कंसीडर करना है। कौन सा नाइट्रोजन कौन सा ऑक्सीजन आइटम बोल्ड होगा वो एकदम आपको बोल्ड तरीके से दिखाई देगा, कोई कंफ्यूजन नहीं है। और एक कॉलम में आपको क्या दे रखा है, ऑक्सीजन या नाइट्रोजन आइटम जो कि बोल्ड आइटम है उसके अबाउट ज्योमेट्री बना के दे रखी है, जैसे कि बेंट हो गया, पिरामिडल हो गया, टेट्राहेड्रल हो गया, लीनियर हो गया। तो इन तीनों कॉलम में तीनों कॉलम आपको दे रखे और तीनों कॉलम को अप्रोप्रिएटली मैच करना है और नेक्स्ट 3 क्वेश्चन इसी टेबल के ऊपर बेस्ड है। तो ऐसा करते हैं कि टेबल बना देते हैं। टेबल बनाना ज़रूरी है क्योंकि इस टेबल से 3 क्वेश्चन सॉल्व होंगे। ज्योमेट्री ऑन ऑक्सीजन आइटम और नाइट्रोजन आइटम, और ये बोल्ड करके आपको दे रखा है। ज्योमेट्री कैसा है बेटा, एक तो बेंट हो गया, पिरामिडल हो गया, टेट्राहेड्रल और लीनियर। ऑब्जर्व्ड ऑन बोल्ड नाइट्रोजन और ऑक्सीजन आइटम, यहाँ पे भी बोल्ड नाइट्रोजन और ऑक्सीजन आइटम, बोल्ड नाइट्रोजन और ऑक्सीजन आइटम। SiH3 नाइट्रोजन C डबल बॉन्ड O। इन्होंने ऐसे नहीं बना के दे रखा है, इन्होंने तो मॉलिक्यूल बना के दे रखा है। ये जो मैंने लुईस डॉट स्ट्रक्चर बनाया ये तो मैंने खुद ने मेहनत की है भाई, तुम भी करो ऐसे मेहनत। O3 ओजोन में क्या होता है बेटा, यहाँ पे पॉजिटिव यहाँ नेगेटिव और एक लॉन पेयर। NOF3 अपने पास इस तरीके से कैटाइन और एनाइन के कॉम्बिनेशन में एग्जिस्ट करता है। ऐसे मत बना देना NOF3 कि नाइट्रोजन के ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड है, फ्लोरीन के साथ 3 सिंगल बॉन्ड है, टोटल नाइट्रोजन के बॉन्ड आपने कितने बना दिए 5। नाइट्रोजन के 5 सिग्मा बॉन्ड पॉसिबल ही नहीं है। नाइट्रोजन सेकंड पीरियड का एलिमेंट है और सेकंड मीडियन में आउटर मोस्ट शेल कौन सा होता है, सेकंड शेल में कितने अपने पास ऑर्बिटल होते हैं 4 ऑर्बिटल से कितने बॉन्ड बना सकते हैं 4। तो ये मत बना देना बेटा, ये बनाना है। नाइट्रोजन के ऊपर पॉजिटिव, ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव और H3O प्लस, ये तो H2O होता है, एक H प्लस और जोड़ दो तो एक लॉन पेयर बचेगा यहाँ पर। बोल्ड एटम है ऑक्सीजन, बोल्ड एटम है नाइट्रोजन, यहाँ पे बोल्ड एटम है ये वाला ऑक्सीजन और यहाँ बोल्ड एटम है नाइट्रोजन। सिमिलरली अपने पास क्या है P4O6 स्ट्रक्चर आपको आता है। बोल्ड एटम है ऑक्सीजन, ये कॉम्प्लेक्स है N प्लस, यहाँ पे बोल्ड एटम है ऑक्सीजन, NO2 प्लस NO3 माइनस। N2O5 का सॉलिड स्टेट में यही स्ट्रक्चर होता है। N2O5 कैटाइन और एनाइन में एग्जिस्ट करता है। कैटाइन अपने पास NO2 प्लस, एनाइन NO3 माइनस। बोल्ड एटम है ये नाइट्रोजन एटम, यहाँ पे बोल्ड एटम है ऑक्सीजन एटम। और लास्ट क्या है, ये बेरिलियम का एक कॉम्प्लेक्स दे रखा है। अब ये कॉम्प्लेक्स तो आपको बनाना भी नहीं आता होगा। टोटल यहाँ पे 4 बेरिलियम एटम है जिसमें कि एक ऑक्सीजन ब्रेजिंग लिगेंड होता है और बाकी एसीटेट आयन है। हाँ एसीटेट आयन है और एसीटेट आयन आपको कितने दे रखे हैं 6। ये बेरिलियम का एक बहुत ही अच्छा सा कॉम्प्लेक्स है। इसकी स्ट्रक्चर आप गूगल इमेज पे जाके देख लेना अच्छे से। बाकी फिलहाल मैं तो यहाँ पे बताने ही वाला हूँ। और ये वाला जो ऑक्सीजन आइटम है ये बोल्ड करके आपको दे रखा है। अब मैच करो बेटा क्वेश्चन नंबर 5, 6 एंड 7। अब सीधा हर किसी में जाके सारे स्टेटमेंट आप देख लो, कौन सा स्टेटमेंट सही मैच कर रखा है, कौन सा गलत है। कौन सा क्वेश्चन है ये, क्वेश्चन नंबर 6, 7 और 8। चलो क्वेश्चन नंबर 6 में आप देखो, ज्योमेट्री इज सेम एज नाइट्रोजन ऑफ 1, ओनली वन ऑप्शन इज करेक्ट, सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट फॉर एनायन ऑफ R। तो ये 1 2 3, ये 1 2 3 और ये क्या है PQRS। तो PQR, R में एनाइन ये है। यहाँ नाइट्रोजन का ज्योमेट्री क्या होता है बेटा, NO3 माइनस आयन नाइट्रेट, sp2 हाइब्रिडाइज्ड होता है ये। तो नाइट्रोजन के 3 सिग्मा बॉन्ड, कोई लॉन पेयर है नहीं। तो नाइट्रोजन पे यहाँ पे जो ज्योमेट्री है वो क्या है, sp2 हाइब्रिडाइज्ड और ट्राइगोनल प्लेनर। हाइब्रिडाइजेशन भी बता दिया, ज्योमेट्री भी बता दिया। ज्योमेट्री इज सेम एज नाइट्रोजन ऑफ
फर्स्ट का जो नाइट्रोजन एटम है उसका ज्योमेट्री सेम है, तो ये क्या हो गया अपने पास फर्स्ट सेकंड थर्ड, और यहाँ पे नाइट्रोजन का जो ज्योमेट्री है वो एनायन ऑफ आर, इसमें जो नाइट्रोजन का ज्योमेट्री है सेम है, तो बिल्कुल गलत है बेटा। नाइट्रोजन पे यहाँ पे क्या है, एक सिग्मा बॉन्ड और एक लॉन पेयर। अब आप इस लॉन पेयर को भी काउंट मत करो, बिकॉज सिलिकॉन एटम यहाँ पे थर्ड पीरियड का है और थर्ड पीरियड में 3D सबशेल एम्प्टी होता है, तो ये जो लॉन पेयर है सिलिकॉन के 3D ऑर्बिटल में इस तरीके से डोनेट करेगा, रेजोनेंस है, बैक बॉन्डिंग है, तो यहाँ बेसिकली ये लॉन पेयर को तो आप हाइब्रिडाइजेशन में काउंट कर नहीं पाओगे, तो 1 + 1 2 सिग्मा बॉन्ड प्लस 0 लॉन पेयर एक तरीके से क्या हो जाएगा, sp हाइब्रिडाइज्ड। और sp हाइब्रिडाइज मतलब इस नाइट्रोजन एटम के अबाउट कौन सा सिस्टम बनेगा, लीनियर। तो क्वेश्चन नंबर 6 का जो फर्स्ट ऑप्शन है वो तो गलत हो गया। सेकंड, हाइब्रिडाइजेशन ऑफ सेम एज नाइट्रोजन एटम ऑफ थर्ड के नाइट्रोजन एटम के जैसा सेम हाइब्रिडाइजेशन है। तो पहली बात तो हाइब्रिडाइजेशन तो आपने यहाँ पता कर लिया, sp2 है, तो यहाँ पे भी sp2 है क्या, बिल्कुल गलत है, यहाँ पे sp3 है, 4 सिग्मा बॉन्ड है। सी ऑप्शन, बॉन्ड एंगल इज सेम एज O ऑफ सेकंड में O का जो बॉन्ड एंगल है ना यहाँ पे वही सेम बॉन्ड एंगल है, तो यहाँ नाइट्रोजन एटम के अबाउट 3 ऑक्सीजन एटम जुड़े हुए हैं, AB3 टाइप का स्ट्रक्चर है, कोई लॉन पेयर है नहीं, तो sp2 में AB3 में कितना बॉन्ड एंगल आता है 120। यहाँ पे भी ये ऑक्सीजन एटम sp2 है, 1 सिग्मा बॉन्ड प्लस 1 सिग्मा बॉन्ड एंड 1 लॉन पेयर, तो sp2 है तो बॉन्ड एंगल 120 के करीब आएगा, लेकिन 120 नहीं आएगा क्योंकि दो तो अपने पास यहाँ पे बॉन्ड बनाना है और एक लॉन पेयर बनाना है, जहाँ पर भी लॉन पेयर प्रेजेंट होता है लॉन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन की वजह से बॉन्ड एंगल कम हो जाता है, तो यहाँ पे बॉन्ड एंगल कितना आएगा बेटा, लेस देन 120। थर्ड गलत। फोर्थ, अब एक ही सही है तो यही सही होगा, हाइब्रिडाइजेशन इज सेम एज ऑफ O ऑफ सेकंड में जो O का हाइब्रिडाइजेशन है वो यहाँ पे नाइट्रोजन का सेम हाइब्रिडाइजेशन है, इसी के साथ कंपेयर करना था। हाइब्रिडाइजेशन कितना है बेटा, sp2, यहाँ पे इस ऑक्सीजन एटम का हाइब्रिडाइजेशन भी कितना है, sp2, 2 सिग्मा बॉन्ड प्लस 1 लॉन पेयर, तो फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो गया। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या दे रखा है, सेलेक्ट इनकरेक्ट मैचिंग। इनकरेक्ट मैचिंग आपको सेलेक्ट करना है, तो पहला मैचिंग अपने पास क्या है, 3 3s, ये टेट्राहेड्रल नाइट्रोजन एटम के अबाउट टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री एकदम सही है, और sp-q-r-s, तो s में अपने पास ऑक्सीजन एटम के अबाउट ज्योमेट्री आपको बताना है, तो टेट्राहेड्रल है, नाइट्रोजन एटम के अबाउट टेट्राहेड्रल है, और इस ऑक्सीजन एटम के अबाउट भी टेट्राहेड्रल ही होता है। ये जो बेरिलियम का कॉम्प्लेक्स है किस तरीके से होता है, एक बार दिखा देता हूँ मैं, बेरिलियम 2+ है ना, ये जो ऑक्सीजन एटम है ये सभी के साथ इस तरीके से ब्रिजिंग प्रेजेंट होता है, ऑक्सीजन के टोटल 4 सिग्मा बॉन्ड टाइप यहाँ पे होता है, तो sp3 हाइब्रिडाइज आता है, और जो एसिटेट आयन है ये एसिटाइट आयन इस तरीके से इनके साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता है, टोटल यहाँ पे 4 कोऑर्डिनेट बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं Be2+ के। अबाउट बेरिलियम एटम ये टेट्राहेड्रल होता है, अबाउट ऑक्सीजन एटम ये टेट्राहेड्रल होता है, तो जो पहला ऑप्शन है ये तो सही है। इनकरेक्ट आपको पता करना है, फर्स्ट तो करेक्ट है, फर्स्ट सेकंड एंड P, फर्स्ट बैंड, सेकंड बैंड है बेटा, 2 सिग्मा बॉन्ड प्लस 1 लॉन पेयर, तो लॉन पेयर तो आपको दिखेगा नहीं, ये दोनों एटम दिखेंगे, मतलब कि बैंड स्ट्रक्चर है, और P, दिस इज P, यहाँ पर भी ऑक्सीजन एटम के अबाउट बैंड स्ट्रक्चर आता है, तो चेक कर लेते हैं, P4O6 बनाओ बेटा, तो P4O6 कैसे बनता है, और ऑक्सीजन एटम के अबाउट बेंट स्ट्रक्चर आता है, बिल्कुल सही है बेटा, 1 सिग्मा बॉन्ड और 2 सिग्मा बॉन्ड, बाकी यहाँ पे क्या प्रेजेंट है, लॉन पेयर, तो ये बेंट स्ट्रक्चर ही आता है, 2 लॉन पेयर प्लस 2 बॉन्ड पेयर, लॉन पेयर आपको दिखाई नहीं देता, केवल बॉन्ड पेयर आपको दिखाई देगा, बॉन्डेड एटम्स दिखाई देंगे, तो बेंट स्ट्रक्चर है ऑक्सीजन के अबाउट बेंट स्ट्रक्चर है, और इससे मैच कर रखा है, सेकंड भी सही है। थर्ड, 2,4q, 2 पिरामिडल, 4 पिरामिडल है बेटा, 3 सिग्मा बॉन्ड प्लस 1 लॉन पेयर, टोटल कितना हो गया, 4 इज sp3 हाइब्रिडाइज, जिसमें 3 सिग्मा बॉन्ड और एक लॉन पेयर प्रेजेंट है, तो उसको क्या बोलते हैं, पिरामिडल, तो पिरामिडल इससे मैच किया आपने 2, 4 एंड Q में ऑक्सीजन एटम के अबाउट पिरामिडल है या नहीं है, तो बना दो, MH2O5 और एक H2 की कोऑर्डिनेट बॉन्डिंग दिखा देता हूं मैं,
तो ऑक्सीजन एटम के कितने बॉन्ड होंगे, 1 2 3 और एक लॉन पेयर, तो 3 + 1 लॉन पेयर आपको दिखेगा नहीं, और 3 सिग्मा बॉन्ड है, 3 + 1 कितना होता है, sp3 कैसा होता है, टेट्राहेड्रल, जिसमें से एक अगर आपको नहीं दिखेगा तो बाकी कैसा दिखेगा, पिरामिडल। तो ये जो थर्ड ऑप्शन है ये भी करेक्ट दे रखा है, मतलब फोर्थ क्या हो गया, नन ऑफ दीस, ये आंसर हो जाएगा। ये सारे करेक्ट है, ये इनकरेक्ट है, इनकरेक्ट आपको आंसर लगाना है। चलो क्वेश्चन नंबर 8 देखो, आंसर क्वेश्चंस बाय अप्रोप्रिएटली मैचिंग इंफॉर्मेशन गिवन इन द 3 कॉलम्स ऑफ द फॉलोइंग टेबल। चलो टेबल तो आपके पास है ही सही, सेलेक्ट करेक्ट मैचिंग, तो करेक्ट मैचिंग सेलेक्ट करना है। 1 to R, 1 मतलब बेंट, 2 मतलब बेंट, और R PQR। तो यहाँ पे इस नाइट्रोजन एटम पे बोल्ड बना रखा है, इसमें नहीं बना रखा है। NO2+ तो बेटा लीनियर होता है, नाइट्रोजन के आउटर मोस्ट शेल में 5 इलेक्ट्रॉन होता है, तो ऑक्सीजन एटम के साथ डबल बॉन्ड बनाया दोनों तरफ, तो 4 इलेक्ट्रॉन तो बिजी हो गए यहाँ पे बॉन्ड बनाने में, बाकी कितना बचा, 1 इलेक्ट्रॉन। तो NO2 में 1 इलेक्ट्रॉन होता तो है, लेकिन यहाँ पे NO2 नहीं है, NO2+ है। NO2+ है मतलब वो 1 इलेक्ट्रॉन हटा दो, तो ये एकदम बढ़िया सा लुईस डॉट स्ट्रक्चर बनेगा, जिसमें हर किसी का ऑक्टेट कंप्लीट भी है, और ये कोई ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीशीज भी नहीं है। NO2+, नाइट्रोजन के 2 सिग्मा बॉन्ड, 0 लॉन पेयर, तो 2 + 0 क्या हो जाएगा, sp हाइब्रिडाइज्ड इज लीनियर। तो पहला गलत हो गया बेटा। सेकंड आप देखो, 2 1 R पिरामिडल, तो नाइट्रोजन एटम के अबाउट तो बेटा लीनियर आया था, सेकंड भी गलत है। थर्ड 3 3 क्यों, 3 और क्यों, तो 3 टेट्राहेड्रल, नाइट्रोजन एटम के अबाउट टेट्राहेड्रल ही है, PQ, तो यहाँ ऑक्सीजन एटम के अबाउट टेट्राहेड्रल है, नहीं बेटा यहाँ पिरामिडल है, यही है ना, एक लॉन पेयर है और ऑक्सीजन के 3 सिग्मा बॉन्ड है, तो पिरामिडल स्ट्रक्चर बोलेंगे, टेट्राहेड्रल नहीं बोलेंगे। बाकी हाइब्रिडाइजेशन दोनों का सेम होगा, यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन sp3 है, यहाँ पे नाइट्रोजन का हाइब्रिडाइजेशन भी sp3 है, लेकिन ज्योमेट्री कैसा होगा, टेट्राहेड्रल एंड पिरामिडल। तो 8th में आंसर क्या हो जाएगा बेटा, 4, एक सिंगल करेक्ट आंसर है, 4 1 R, 4 लीनियर, नाइट्रोजन एटम के अबाउट 1 में लीनियर ही है, और R PQRS, तो यहाँ नाइट्रोजन एटम के अबाउट लीनियर स्ट्रक्चर ही है। ये NO2+ का जो नाइट्रोजन एटम है यही बॉल्डेड एटम है, तो नाइट्रोजन एटम पे लीनियर है, नाइट्रोजन एटम पे यहाँ लीनियर है, और लीनियर से मैच करके दे रखा है। तो क्वेश्चन नंबर 8 में जो 4 ऑप्शन है ये करेक्ट है। तो एकदम बहुत ही बढ़िया सा क्वेश्चन था, 3 कॉलम अपने पास है, तीनों कॉलम में डिफरेंट एटम्स के अबाउट ज्योमेट्री आपको चेक करनी थी। तो केमिकल बॉन्डिंग का एकदम मतलब कि सिंपल सा क्वेश्चन हो गया, बस आपको इस बेरिलियम के कॉम्प्लेक्स की जो स्ट्रक्चर है एक बार देख लेना अच्छे से। चलो क्वेश्चन नंबर 9 10 एंड 11, ये तीनों भी अपने पास इसी टाइप के कॉलम के ऊपर बेस्ड हैं। कॉलम में आपके पास थर्मोडाइनेमिक इंफॉर्मेशन या थर्मोडाइनेमिक पैरामीटर्स दे रखे हैं। थर्मोडाइनेमिक्स में अपने पास थर्मोकेमिस्ट्री का जो पोर्शन आता है, हीट ऑफ फॉर्मेशन, गिव्स मी एनर्जी चेंज, ये सब आपको क्वेश्चन नंबर 9 10 और 11 में कैलकुलेट करना है। क्वेश्चन नंबर 9 10 11। चलो अब एक बात और देख लो, सीधा मैं एक समराइज कर देता हूं बेटा। क्वेश्चन नंबर 10 में जो आपके पास 4 ऑप्शन दे रखे हैं, और क्वेश्चन नंबर 11 में जो 4 ऑप्शन दे रखे हैं, इन चारों ऑप्शन में आपने किसको मैच कर रखा है, बी को किसी के साथ मैच कर रखा है, एक सही हो सकता है। इसमें ए को किसी के साथ मैच कर रखा है, तो एक सही हो सकता है। तो ये जो अपने पास टेबल दे रखी है, इसमें ए और बी आपको कैलकुलेट करना है, और क्वेश्चन नंबर 9 में इनकरेक्ट फाइंड आउट करना है। मतलब कि यहाँ पे 3 ऑप्शन करेक्ट है और एक इनकरेक्ट है। एक इनकरेक्ट में आपको यहाँ पे क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 9 में सी के लिए आपको चेक करना है, बी के लिए चेक करना है, डी के लिए चेक करना है। तो बी तो आपने ऑलरेडी चेक कर लिया है, तो क्वेश्चन नंबर 10 और 11 जैसे सॉल्व होगा, यहाँ का एक ऑप्शन अपने आप ही बन जाएगा। तो यहाँ केवल आपको सी चेक करना है और डी चेक करना है। 3 ऑप्शन करेक्ट आएंगे, एक इनकरेक्ट आएगा, 9th वाले में इनकरेक्ट बताना है, और 10th और 11th में आपको करेक्ट बताना है। अब ए बी सी डी ऑप्शन कॉलम 1 में आपको दे रखे हैं, कॉलम 2 में थर्मोडाइनेमिक पैरामीटर्स वगैरह दे रखे हैं। तो कॉलम 1 में जो रिएक्शंस आपको दे रखी है, उसके लिए एंथैल्पी चेंज कैलकुलेट करोगे आप, एंथैल्पी चेंज कैलकुलेट करेंगे। सबसे पहले तो आपको क्या दे रखा है, एटोमाइजेशन का एंथैल्पी दे रखा है C2H4 गैस का,
और C2H6 गैस का, मतलब कंप्लीटली आप इसको एटम्स तक ब्रेक डाउन कर दो, सारे बॉन्ड अगर यहाँ पे ब्रेक कर दिए जाएं तो कितनी एनर्जी लगेगी बेटा? 2255 किलो जूल पर मोल, 2810 किलो जूल पर मोल। एंथैल्पी चेंज ऑफ फॉर्मेशन एट स्टैंडर्ड स्टेट ऑफ C2H4 गैस, इथीन गैस को अगर बनाना स्टैंडर्ड स्टेट पे तो एंथैल्पी चेंज ऑफ फॉर्मेशन आपको कितना लगेगा? 25 किलो जूल पर मोल। और हाइड्रोजन का बॉन्ड एनर्जी आपको दे रखा है 430 किलो जूल पर मोल। एक मोल बॉन्ड अगर आपको ब्रेक करना है तो 430 किलो जूल एनर्जी लगेगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 पहले मैं सॉल्व करता हूं, उसमें आपको क्या निकालना है? क्वेश्चन नंबर 11 पहले सॉल्व करते हैं, ए निकालना है। अब ए आपको क्या दे रखा है, ध्यान से देखना। फर्स्ट कॉलम में ए में आपको दे रखा है एंथैल्पी ऑफ हाइड्रोजनेशन ऑफ C2H4, ये कैलकुलेट करना है। एंथैल्पी ऑफ हाइड्रोजनेशन ऑफ C2H4, तो C2H4 प्लस H2 दैट इज इक्वल टू C2H6, यही इक्वेशन बनाना पड़ेगा। ये C2H4 है प्लस H2 है तो क्या बनेगा? C2H6। इक्वेशन आप लिखोगे, थर्मोकेमिस्ट्री के सवाल तो आप केवल तभी सॉल्व कर सकते हो जब आपको जो भी इंडिकेशन मिले, जैसे कि कंबशन हो गया, फॉर्मेशन हो गया, हाइड्रोजनेशन हो गया, डिहाइड्रेशन हो गया, हाइड्रेशन हो गया, सॉल्वेशन हो गया, जो भी इंडिकेशन आपको मिले उस इंडिकेशन को केवल यूज़ करके सही तरीके से केमिकल रिएक्शन का फॉर्मेशन करो। केमिकल रिएक्शन का फॉर्मेशन कर पाओगे तभी उस केमिकल रिएक्शन का एंथैल्पी चेंज आपको पता लगेगा। ठीक है, तो C2H4 का हाइड्रोजनेशन आपको करना है, गैस गैस और गैस। हाइड्रोजनेशन का एंथैल्पी चेंज अब आपको यहाँ पे कैलकुलेट करना है, कर लेते हैं बेटा। एंथैल्पी चेंज ऑफ हाइड्रोजनेशन ऑफ C2H4 गैस कितना आता है? डेटा आपके पास ये दे रखा है। तो ये C2H4 का हाइड्रोजनेशन का ही रिएक्शन है, तो यहाँ से जितना भी एंथैल्पी चेंज आएगा वो C2H4 के हाइड्रोजनेशन का एंथैल्पी चेंज ही आएगा स्टैंडर्ड स्टेट पे। तो इस रिएक्शन का एंथैल्पी चेंज आप कैसे कैलकुलेट करोगे? एक तो कंबशन के डेटा से कैलकुलेट होता है, एक बॉन्ड एनर्जी से कैलकुलेट होता है, और एक एंथैल्पी चेंज ऑफ फॉर्मेशन के डेटा से कैलकुलेट होता है। तो एंथैल्पी चेंज ऑफ फॉर्मेशन आपको नहीं दे रखा है, एंथैल्पी चेंज ऑफ कंबशन आपको नहीं दे रखा है, लेकिन बॉन्ड एनर्जी के डेटा से कैलकुलेट हो सकता है। जैसे इस रिएक्शन का जो एंथैल्पी चेंज है वो हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन ही आने वाला है। इसको ब्रेक डाउन करना है, amount of energy required to break down reactant minus amount of energy required to break down product। तो बेटा आप इसको ब्रेक डाउन करोगे तो उसके सारे बॉन्ड ही तो ब्रेक करोगे, और बॉन्ड ब्रेक के अपने पास गैशियस स्टेट में ऑलरेडी दे रखा है। तो गैशियस स्टेट में जब आप इसके बॉन्ड ब्रेक करोगे तो आपको क्या मिलेंगे? गैशियस एटम्स ही तो मिलेंगे। जैसे क्या क्या ब्रेक करना पड़ेगा? एक तो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड ब्रेक करना है, और 4 कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक करना है। और बॉन्ड ब्रेक करने के बाद आपको क्या मिलेंगे? गैशियस एटम ही तो मिलेंगे। तो इसके अंदर आप जितने भी बॉन्ड ब्रेक करके गैशियस एटम्स बनाओगे ना, उनमें सारी टोटल एनर्जी आपको कितनी लगेगी? यही लग जाएगी C2H4 गैस के एटमाइजेशन की एनर्जी। क्योंकि जैसे C2H4 गैस का आप एटमाइजेशन करोगे तो क्या मिलेगा? 2 कार्बन गैस प्लस 4 हाइड्रोजन गैस, और यहाँ पे भी इसके सारे बॉन्ड ब्रेक करेंगे तो आपको क्या मिलेगा? एकदम सेम चीज मिलेगी। तो यहाँ पे C2H4 के जितने भी बॉन्ड है सबको ब्रेक करने में एंथैल्पी चेंज ऑफ एटमाइजेशन एट स्टैंडर्ड स्टेट ऑफ C2H4 गैस इतनी एनर्जी लग जाएगी। तो कितनी एनर्जी लगेगी? 2255। हाइड्रोजन का बॉन्ड ब्रेक करना है तो हाइड्रोजन की बॉन्ड एनर्जी आपको दे ही रखी है। एक बॉन्ड ब्रेक करना है 430 लगेगा। सिमिलरली यहाँ पे C2H6 में प्रेजेंट जितने भी बॉन्ड है उनको ब्रेक अगर करना है तो सीधा आप इसके एटमाइजेशन की एंथैल्पी यहाँ पे लिख दो 2810। तो ये कितना हो गया बेटा? 2685 माइनस 2810, 115 प्लस 10 माइनस 125 किलो जूल पर मोल। तो ये अपने पास क्या आ गया? इथीन का हाइड्रोजनेशन अगर आपको करना है, और इथीन में एक ही पाई बॉन्ड प्रेजेंट है, एक पाई बॉन्ड का हाइड्रोजनेशन करके जब सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट कर देते हैं तो कितना हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन रिलीज होता है? 125 किलो जूल पर मोल रिलीज होता है, मतलब कि नेगेटिव ऑलरेडी अपने पास आ गया। तो ए ऑप्शन आपको किससे मैच करवाना है? ए ऑप्शन आपको मैच कर रखा है आर से, पी से, क्यू से और एस से। इस तरीके से अपने पास कॉलम है ए बी सी डी, यहाँ पे क्या हो गया? पी क्यू आर एस, और लास्ट में क्या है? 1 2 3 4। तो ए ऑप्शन को पी क्यू आर एस से मैच करवा रखा है, तो पक्की बात है कि ये की सही हो सकता है। माइनस 125 अपने पास किस में आ रहा है? क्यू में। तो ए मैच करेगा बेटा क्यू से, और ए को क्यू के साथ मैच करने के बाद 1 से मैच कर रखा है। पहली बात तो आंसर ये एकदम करेक्ट होगा,
क्योंकि एक ही ऑप्शन करेक्ट हो सकता है, एक से ज़्यादा करेक्ट तो यहाँ पे हो ही नहीं सकता। टेबल आपको यहाँ बना देता हूँ मैं, ABCD PQRS 1 2 3 4। ए को मैच करवा दिया आपने क्यू से और क्यू को मैच करवा रखा है 1 से। अब 1 में क्या दे रखा है? 1 में दे रखा है डेल्टा H0 इज ग्रेटर देन डेल्टा, सॉरी हाँ, ए को P से मैच करवाया ना, ए को R से मैच करवाना है। R में अपने पास -125 है, सही है ये। और ए को R से मैच करवाने के बाद सेकंड से मैच करवाया। सेकंड में अपने पास क्या दे रखा है? डेल्टा H0 इज लेस देन डेल्टा U0। डेल्टा H0 इज लेस देन डेल्टा U0, सही है कि नहीं है चेक करेंगे। तो डेल्टा H0 माइनस डेल्टा U0 इज लेस देन 0, तो ये वैल्यू क्या आनी चाहिए? नेगेटिव। डेल्टा H0 इज इक्वल टू क्या होता है? डेल्टा U0 प्लस डेल्टा NGRT। केमिकल रिएक्शन में जब कांस्टेंट टेम्परेचर पे अपन करवाते हैं तो ये रिलेशनशिप वैलिड होता है। बताइए डेल्टा H0 माइनस डेल्टा U0 इज इक्वल टू कितना होता है? डेल्टा NGRT। और ये वैल्यू अगर आपको लेस देन 0 लानी है, मतलब कि नेगेटिव में लानी है, तो R नेगेटिव नहीं होता, टेम्परेचर नेगेटिव नहीं होता, डेल्टा NG नेगेटिव होना चाहिए। तो फर्स्ट ए में जो रिएक्शन है हाइड्रोजनेशन की, यहाँ पर डेल्टा NG की वैल्यू नेगेटिव ही आ रही है। रिएक्टेंट में गैस के कितने मोल है? 1 + 1 2, और प्रोडक्ट में गैस के कितने मोल है? 1। तो प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट 1 - 2, डेल्टा NG का वैल्यू आ जाएगा -1। डेल्टा NG का वैल्यू -1 होगा तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी? नेगेटिव। ये वैल्यू नेगेटिव है, मतलब डेल्टा H0 माइनस डेल्टा U0 शुड बी लेस देन 0। तो क्वेश्चन नंबर 11 का जो आंसर हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन AR सेकंड। अब ये सब हटा देता हूँ मैं, और हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन आपने पता कर लिया, एक सिंगल पाई बॉन्ड का कितना आता है? -125 किलो जूल पर मोल। हाइड्रोजन हाइड्रोजन का बॉन्ड एंथैल्पी आपको पता है 430 किलो जूल पर मोल। क्वेश्चन नंबर 11 सॉल्व हो गया है। क्वेश्चन नंबर 10 पे आओ। 10 में किसको मैच कर रखा है? B से। अब B को किससे मैच किया? PQRS। B को मैच किया PQRS, तो एक ही करेक्ट हो सकता है। B में आपके पास क्या पूछा है? एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ C2H6। C2H6 आपको बनाना है, तो सबसे पहले तो करेक्ट केमिकल इक्वेशन बनो, कार्बन ग्रेफाइट से बनाओगे। इसमें जो भी अपने पास एलिमेंट इन्वॉल्व है उनको स्टैंडर्ड स्टेट में आपको रखना पड़ता है, स्टैंडर्ड स्टेट से आपको बनाना है, तभी एंथैल्पी चेंज किसको रिप्रेजेंट करेगा? एंथैल्पी चेंज ऑफ फॉर्मेशन ऑफ एनी पर्टिकुलर प्रोडक्ट। तो 2 कार्बन सॉलिड प्लस 3 हाइड्रोजन गैस होता है, इससे आप जब बनाओगे C2H6 गैस बनेगा। तो यहाँ पे इस रिएक्शन की जो भी एंथैल्पी चेंज है आप उसको क्या बोल सकते हो? एंथैल्पी चेंज ऑफ फॉर्मेशन ऑफ C2H6। तो बताइए इस रिएक्शन में एंथैल्पी चेंज आप कहाँ से ला सकते हो? इस रिएक्शन का जो एंथैल्पी चेंज है वो कैसे आ सकता है? इस रिएक्शन का एंथैल्पी चेंज कैसे लाओगे? कार्बन सॉलिड को अगर आप डीकम्पोज करोगे, मतलब कि एटोमाइजेशन करोगे, तो कार्बन सॉलिड के एटोमाइजेशन का एंथैल्पी चेंज आपको नहीं दे रखा है। इसका एटोमाइजेशन का एंथैल्पी चेंज आपको पता है, बॉन्ड एनर्जी पता ही है, और इसके सारे बॉन्ड अगर आपको ब्रेक करने हैं तो इसके एटोमाइजेशन का एनर्जी आपको दे रखा है। तो ये दे रखा है, ये दे रखा है, ये नहीं दे रखा है। तो इस डेटा से तो सॉल्व करके अपन एंथैल्पी चेंज ऑफ फॉर्मेशन ऑफ C2H6 गैस नहीं ला सकते, तो कुछ और यूज़ करना पड़ेगा। और हमें क्या दे रखा है? अभी भी आपने एक सॉल्व किया था C2H4 प्लस H2 दैट इज इक्वल टू C2H6, ये सॉल्व किया था। ये C2H4 के हाइड्रोजनेशन का एंथैल्पी है, कितना आता है यहाँ पे एंथैल्पी चेंज? -125 किलो जूल पर मोल। अच्छा, इस एंथैल्पी चेंज को किसी और तरीके से निकाल लेते हैं, जैसे एंथैल्पी चेंज ऑफ फॉर्मेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट के टर्म में एक इक्वेशन लिखेंगे। तो जो भी एंथैल्पी चेंज अब यहाँ पे निकलेगा रिएक्शन का, वो तो आपने ऑलरेडी निकाल रखा है, -125 किलो जूल पर मोल के बराबर आना है। तो अपना जो क्वेश्चन है वो सॉल्व हो जाएगा, क्योंकि इसका एंथैल्पी चेंज ऑफ फॉर्मेशन आपको पता है, इसका एंथैल्पी चेंज ऑफ फॉर्मेशन आपको पता है, तो इसका अपने आप ही पता लगेगा। तो क्या लिखेंगे? एंथैल्पी चेंज ऑफ फॉर्मेशन के टर्म में प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट। तो एंथैल्पी चेंज ऑफ फॉर्मेशन एट स्टैंडर्ड स्टेट ऑफ C2H6 गैस माइनस एंथैल्पी चेंज ऑफ फॉर्मेशन एट स्टैंडर्ड स्टेट ऑफ C2H4 गैस माइनस एंथैल्पी चेंज ऑफ फॉर्मेशन एट स्टैंडर्ड स्टेट ऑफ H2 गैस, विच इज इक्वल टू -125 किलो जूल पर मोल। ये तो कितना होगा? 0। ये कितना दे रखा है? माइनस ऑलरेडी है 25 किलो जूल पर मोल दे रखा है, वो -125 है, तो ये कितना हो जाएगा बेटा? -100 किलो जूल पर मोल इज एंथैल्पी चेंज ऑफ फॉर्मेशन ऑफ C2H6 गैस।
तो किससे मैच हो गया बेटा? ऑप्शन बी। ऑप्शन बी को आपको मैच करना है -100 से, मतलब बी मैच हो गया एस से। तो बी को एस से मैच करना है, मतलब कि ऑप्शन नंबर 4 आपको करेक्ट दे रखा है। एस से मैच करने के बाद इसको किससे मैच करना है? 3 से। 3 में क्या दिया हुआ है देखो, 3 में अपने पास है डेल्टा एस नॉट इज लेस देन 0, एंथैल्पी चेंज एट स्टैंडर्ड स्टेट इज लेस देन 0। चेक कर लेते हैं। यही अपने पास एंथैल्पी चेंज ऑफ फॉर्मेशन ऑफ C2H6 गैस का इक्वेशन होगा, और इस इक्वेशन के लिए आपको एंट्रोपी चेंज कैलकुलेट करना है स्टैंडर्ड स्टेट पे। तो देख लो बेटा, नंबर ऑफ मोल ऑफ गैस 1 है और नंबर ऑफ मोल ऑफ गैस यहाँ पे 1 है और यहाँ पे 3 है। तो रिएक्टेंट से जब प्रोडक्ट की तरफ जा रहे हैं तो नंबर ऑफ मोल ऑफ गैस डिक्रीज हो रहा है। गैस जितना ज़्यादा डिक्रीज होगा रैंडमनेस कम होगा, रैंडमनेस कम होगा तो एंट्रोपी चेंज वहाँ पे क्या आ जाएगा? लेस देन 0 आ जाएगा। तो बी को एस से मैच किया, एस को थर्ड से मैच किया, मतलब कि एकदम करेक्ट है। तो क्वेश्चन नंबर 10 में बी को मैच कर लिया, क्वेश्चन नंबर 11 में ए को मैच कर लिया था। अब क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में किसको मैच कर रखा है बेटा इन्होंने? डी, सी और बी। तो डी, सी और बी। अच्छा, बी को हमने किससे मैच किया? एस से। इन्होंने भी एस से मैच किया और एस के बाद फोर्थ से मैच किया है, वहाँ थर्ड से मैच किया। तो वो तो सही है, तो क्या ये गलत हो जाएगा क्या? अभी आगे चेक कर लो बेटा, क्या फोर्थ से मैच नहीं करता क्या? एक ऑप्शन एक से ज़्यादा कॉलम में प्रेजेंट ऑप्शन से मैच कर सकता है, तो बी एस से मैच करेगा, ये तो पक्का है, क्योंकि बी क्या रिप्रेजेंट करता है? एंथैल्पी चेंज ऑफ फॉर्मेशन ऑफ C2H6 गैस, और वो केवल कितना हो सकता है? -100 किलो जूल। -100 किलो जूल एक ही कॉलम में दे रखा है बस। तो बी को एस से तो मैच करना ही है, और एस से मैच करने के बाद ये फोर्थ ऑप्शन से मैच करता है या नहीं। फोर्थ ऑप्शन अपने पास क्या है? डेल्टा जी नॉट लेस देन 0। डेल्टा जी नॉट अगर लेस देन 0 है, इसका मतलब स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है। यहाँ पे एंथैल्पी चेंज बहुत सारा है। एंथैल्पी चेंज इस रिएक्शन के लिए -100 किलो जूल पर मोल है। एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, और एक्सोथर्मिक रिएक्शन लेसर टेम्परेचर पे स्पॉन्टेनियस होता ही है। डेल्टा जी नॉट की वैल्यू आप कैसे निकाल सकते हैं? डेल्टा एच नॉट माइनस टी डेल्टा एस नॉट से कैलकुलेट कर लेना। लेसर टेम्परेचर पे डेल्टा जी नॉट की वैल्यू नेगेटिव ही आएगी। तो ये तो सही दे रखा है। डी ऑप्शन को 2 बार मैच कर रखा है, सी ऑप्शन को 1 बार मैच कर रखा है। तो सी का डेटा निकाल लेते हैं, डी का डेटा निकाल लेते हैं। पहले सी पे आ जाते हैं, उसके बाद डी का जब डेटा निकालेंगे तो वो किसी एक ऑप्शन से मैच करेगा, तो एक अपने आप गलत हो गया, बाकी दूसरा सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर कॉलम में सी, एंथैल्पी ऑफ हाइड्रोजनेशन ऑफ C6H6 गैस आपको निकालना है, और C6H6 गैस मतलब कि बेंजीन गैस का रेजोनेंस एनर्जी दे रखा है 150 किलो जूल पर मोल। बेंजीन का हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन निकालना है। अब ये आसान है, ये आपने GOC2 में भी कर रखा है और फिजिकल केमिस्ट्री में, थर्मोडाइनमिक्स में तो कर ही रखा है। 3 पाई बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं, तीनों पाई बॉन्ड का हाइड्रोजनेशन आप करो तो C6H12 गैस बनेगा। यहाँ पे जो भी एंथैल्पी चेंज ऑफ रिएक्शन होगा उसको क्या बोलेंगे? हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन। और एंथैल्पी चेंज ऑफ हाइड्रोजनेशन एट स्टैंडर्ड स्टेट ऑफ C6H6 गैस। तो बताइए कितना यहाँ पे हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन हो सकता है, कितनी एनर्जी रिलीज हो सकती है। अब ये सीधा सीधा डेटा आपके पास है। बेंजीन में 3 पाई बॉन्ड होते हैं, और 3 पाई बॉन्ड का अगर हाइड्रोजनेशन करेंगे तो -125 × 3 दैट मीन्स 375 किलो जूल पर मोल एनर्जी रिलीज होना चाहिए। एक पाई बॉन्ड के हाइड्रोजनेशन से कितना रिलीज होता है? -125 किलो जूल पर मोल। ये ए ऑप्शन में पहले ही कैलकुलेट कर रखा है। तो यहाँ पर एक्चुअली में कितना रिलीज होना चाहिए? हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन एक्सपेक्टेड या एंथैल्पी ऑफ हाइड्रोजनेशन थ्योरेटिकल बोल सकते हैं या एक्सपेक्टेड बोल सकते हैं, वो कितनी होनी चाहिए? -125 × 3। लेकिन एक्चुअली में यहाँ पे इतनी हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन या इतनी एनर्जी रिलीज होती ही नहीं है। क्यों? क्योंकि बेंजीन में जो तीनों पाई बॉन्ड है वो रेजोनेंस कर रहे हैं। रेजोनेंस करने से क्या होगा? मॉलिक्यूल स्टेबलाइज हो जाएगा। स्टेबलाइज होने का मतलब है कि मॉलिक्यूल की एनर्जी कम हो जाएगी, और कुछ एनर्जी ऑलरेडी रेजोनेंस एनर्जी के फॉर्म में पहले ही एनवायरनमेंट में रिलीज हो चुका है। तो जब मॉलिक्यूल स्टेबल होगा, मॉलिक्यूल के पास कम एनर्जी होगी, तो जब आप इसका हाइड्रोजनेशन करोगे तो कम एनर्जी रिलीज कर सकता है। जितनी एनर्जी इसके पास है उतनी तो रिलीज कर सकता है। आपको तो ऐसा लगता है कि इसके पास कितनी एनर्जी है? -125 × 3, 375 हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन यहाँ पे आना चाहिए। 375 किलो जूल पर मोल एनर्जी यहाँ से रिलीज होनी चाहिए, लेकिन इतनी एनर्जी बेंजीन के पास तो होती ही नहीं है। बेंजीन की रेजोनेंस एनर्जी का फॉर्मूला भी आपको पता है, कॉन्सेप्ट भी आपको समझा दिया।
तो इतनी एनर्जी रिलीज होनी चाहिए, लेकिन एक्सपेरिमेंटली यहाँ पे जो रिलीज होती है वो कितनी होती है वही आपको निकालनी है। थ्योरेटिकली जितना रिलीज होता है माइनस एक्सपेरिमेंटली यहाँ पे जितना रिलीज होता है, दोनों का डिफरेंस किसके इक्वल होता है? रेजोनेंस एनर्जी के। तो रेजोनेंस एनर्जी आपको कितना दे रखा है? 150 किलो जूल पर मोल। तो 150 यूज मत करना, माइनस 150 यूज करना। रेजोनेंस एनर्जी के लिए अगर आप एंथैल्पी चेंज देखोगे तो नेगेटिव ही होता है। रेजोनेंस एनर्जी इज नेगेटिव बिकॉज रेजोनेंस एनर्जी इज द एनर्जी विच इज रिलीज फ्रॉम द सिस्टम। HOH हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन एक्सपेक्टेड, सॉरी एक्सपेरिमेंटल। तो ये कितना हो गया? हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन एक्सपेरिमेंटल, एक्सपेरिमेंटल हाइड्रोजनेशन कितना आ जाएगा? -375 प्लस 150 विच इज इक्वल टू -225 किलो जूल पर मोल। तो आपको तो लगता था थ्योरेटिकली कि 375 किलो जूल पर मोल रिलीज होना चाहिए, लेकिन कितना रिलीज होगा? केवल 225 किलो जूल पर मोल ही रिलीज होगा। इतना ही क्यों होगा? क्योंकि बेंजीन के पास एक्चुअली में एनर्जी इतना है, तो बाकी का एनर्जी कहाँ गया? जब बेंजीन बना होगा ना, तो उस समय पर बेंजीन में रेजोनेंस जब स्टार्ट हुआ होगा, तो रेजोनेंस जैसे ही हुआ तो उसके बाद रेजोनेंस एनर्जी वहाँ से रिलीज हो गई, सिस्टम की एनर्जी कम हो गई। कितनी कम हो गई? 225 तक। तो बेंजीन के पास 225 किलो जूल पर मोल का एनर्जी है। हाइड्रोजनेशन करोगे तो इतना रिलीज हो सकता है। तो क्वेश्चन नंबर 9 की अगर बात करें तो पहले कॉलम में सी ऑप्शन को आप मैच करोगे, -225 किलो जूल पर मोल, तो सी ऑप्शन मैच हो जाएगा क्यू से। और क्यू को मैच कर रखा है इन्होंने थर्ड से। थर्ड में अपने पास एंथैल्पी चेंज कितना, सॉरी एंट्रोपी चेंज कितना दे रखा है? नेगेटिव। तो यहाँ पे भी देख लो 1 गैस और 1 गैस और यहाँ पे 3 गैस। तो रिएक्टेंट में 4 गैस के मोल हैं और प्रोडक्ट में 1 है। गैस के मोल डिक्रीज हो रहे हैं, मतलब कि एंट्रोपी चेंज क्या आएगा? नेगेटिव। ये भी सही है। अब डी ऑप्शन पे आ जाओ। कॉलम 1 में जो डी रिएक्शन है वो क्या दे रखी है? कॉलम 1 में डी रिएक्शन, कॉलम 1 का जो डी रिएक्शन है आप ध्यान से देख लो। ब्यूटेन को डिसइंटीग्रेट करके ईथेन और ईथीन बनाया है, डिसइंटीग्रेट किया है बेटा। C4H10 गैस, इसको तोड़ के क्या बना दिया? C2H6 गैस और C2H4 गैस। पहली बात तो आपने इसको तोड़ा है, तो इसकी एंथैल्पी चेंज यहाँ पे कितनी आएगी? पॉजिटिव। तो डी ऑप्शन आपको किससे मैच करना होगा? पी से, क्योंकि Q, R और S में तो एंथैल्पी चेंज की वैल्यू भी दे रखी है और नेगेटिव में दे रखी है, और पी ऑप्शन में वैल्यू नहीं दे रखा, बस पॉजिटिव दे रखा है। तो एंथैल्पी चेंज यहाँ पे पॉजिटिव ही आएगा, क्योंकि अगर आपको तोड़ना है तो एनर्जी सप्लाई करनी पड़ेगी। एनर्जी सप्लाई करने का मतलब एंडोथर्मिक रिएक्शन, और एंडोथर्मिक रिएक्शन का स्टैंडर्ड स्टेट पे ये जो एंथैल्पी है ये कितना आना चाहिए? पॉजिटिव। और वैसे भी प्रूव करके दिखा देता है एंथैल्पी चेंज इसका कितना आना चाहिए? पॉजिटिव। देखना यहाँ पे आपको क्या ब्रेक करना पड़ेगा? कार्बन कार्बन के 3 बॉन्ड है, बाकी कार्बन हाइड्रोजन के 10 बॉन्ड हैं। तो एंथैल्पी चेंज ऑफ दिस पर्टिकुलर रिएक्शन विल बी बॉन्ड एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट माइनस बॉन्ड एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट। तो रिएक्टेंट में अपने पास कार्बन कार्बन बॉन्ड 3 टाइम्स और कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड 10 टाइम्स, ब्रेक करो। प्रोडक्ट में अपने पास यहाँ पे क्या है? कार्बन कार्बन बॉन्ड है 1 टाइम और कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड है 6 टाइम। वहाँ पे कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है 1 टाइम और कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड है बेटा 4 टाइम। तो ये तो कट गया, बाकी क्या बचा? कार्बन कार्बन सिग्मा बॉन्ड है 3 टाइम्स माइनस कार्बन कार्बन 1 बॉन्ड है 1 टाइम। तो कितना बचा? कार्बन कार्बन सिग्मा बॉन्ड 2 टाइम माइनस कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड 1 टाइम। अच्छा, इस डबल बॉन्ड को आप ऐसे लिख दो ना कि कार्बन कार्बन सिग्मा बॉन्ड 1 टाइम, कार्बन कार्बन पाई बॉन्ड 1 टाइम। तो 1 सिग्मा बॉन्ड से 1 सिग्मा बॉन्ड भी गया। तो अब अपने पास फाइनली क्या बचा? कार्बन कार्बन सिग्मा बॉन्ड का बॉन्ड एनर्जी माइनस कार्बन कार्बन पाई बॉन्ड का बॉन्ड एनर्जी। डबल बॉन्ड का नहीं, डबल बॉन्ड में केवल जो पाई वाला है उसका एनर्जी। सिग्मा बॉन्ड इज अ स्ट्रॉन्गर बॉन्ड इन कंपैरिजन टू पाई बॉन्ड, तो इसकी जो बॉन्ड एनर्जी है वो ज़्यादा होगी, इसकी बॉन्ड एनर्जी कम होगी। ज़्यादा माइनस कम कितना आ जाएगा? पॉजिटिव। तो यहाँ पे एंथैल्पी चेंज की वैल्यू कितनी आ जाएगी गिवन रिएक्शन के लिए? पॉजिटिव। तो डी ऑप्शन आपको किससे मैच करना पड़ेगा? पी से। डी ऑप्शन मैच किससे करना पड़ेगा? पी से। तो ये सही हो जाएगा, ये गलत हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 9 में आंसर हो जाएगा अपने पास 2। इनकरेक्ट ऑप्शन यहाँ पे फाइंड आउट करना था। 10 और 11 में करेक्ट ऑप्शन फाइंड आउट करना था, 9 में इनकरेक्ट ऑप्शन फाइंड आउट करना था। अच्छा, आगे भी देख लो। डी को पी से मैच करने के बाद 1 से मैच किया है, और 1 में आपके पास क्या दे रखा है?
डेल्टा एच नॉट इज ग्रेटर देन डेल्टा यू नॉट। चेक करता हूँ मैं, डेल्टा एच नॉट माइनस डेल्टा यू नॉट अगर देखें तो ग्रेटर देन 0 आना चाहिए, ये इक्वेशन है। डेल्टा एच नॉट माइनस डेल्टा यू नॉट की वैल्यू कितनी होती है, डेल्टा एन जी आर टी। तो डेल्टा एन जी की वैल्यू पॉजिटिव है बेटा, 1 मोल से कितने मोल गैस बन रहे हैं, 2 मोल, तो डेल्टा एन जी की वैल्यू क्या होगी, +1, तो +1 इंटू आर टी पॉजिटिव आ गया। डेल्टा एच नॉट माइनस डेल्टा यू नॉट की वैल्यू पॉजिटिव आ रही है, ग्रेटर देन 0 आ रही है, मतलब कि जो फर्स्ट ऑप्शन है वो एकदम करेक्टली मैच्ड है। पहला, तीसरा और चौथा ये तीनों ऑप्शन करेक्टली मैच कर रखे हैं, और जो दूसरा ऑप्शन है ये गलत है। तो क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। चलो क्वेश्चन नंबर 11 तक सॉल्यूशन हमने बना दिए। क्वेश्चन नंबर 12 आप देखो, आइडेंटिफाई करेक्ट ऑर्डर्स ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ। तो क्वेश्चन नंबर 12 में टोटल 4 ऑर्डर आपको दे रखे हैं, ये सारे ऑर्डर एसिडिक स्ट्रेंथ के हैं। आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा करेक्ट है कौन सा इनकरेक्ट है। तो ये ऑर्डर जो आपको दे रखे हैं ना, इसमें से केवल 1-2 आपको लिखने की जरूरत पड़ेगी, बाकी सब तो वैसे ही क्लियर है। जैसे कि ऑप्शन नंबर 3 में क्या दे रखा है, HF इज लेसर एसिडिक इन कंपैरिजन टू HCl देन HBr देन HI। HI सबसे ज़्यादा एसिडिक है, तो हैलोजन एसिड में HI ही सबसे ज़्यादा एसिडिक होता है। क्यों? क्योंकि HI में जो बॉन्ड अपने पास प्रेजेंट है हाइड्रोजन और आयोडीन का, यही सबसे वीक बॉन्ड है। तो वीक बॉन्ड ईजिली ब्रेक होता है। वीक कैसे है, HF, HCl, HBr और HI में H तो कॉमन है, बाकी FCl, BRI है। तो I की जो रेडियस है, I सबसे बिगर एटम है, और बिगर एटम के साथ जो बॉन्ड बनता है वो वीक बॉन्ड बनता है। HI बॉन्ड इज वीकेस्ट बॉन्ड, देयरफॉर HI विल बी स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड। क्वेश्चन नंबर 12, तो सी ऑप्शन तो करेक्ट है, HI सबसे ज़्यादा एसिडिक है, HF सबसे कम है, बाकी HBr, HCl एकदम सही दे रखा है। फोर्थ अपने पास क्या है, HOCl, इससे ज़्यादा कौन है, HClO2, HClO3 और HClO4, एकदम सही है बेटा। क्लोरीन की ऑक्सीडेशन स्टेट +1, +3, +5 और +7। सेंट्रल एटम का ऑक्सीडेशन स्टेट +1 से +7 तक चला गया। जितना ज़्यादा पॉजिटिव में ऑक्सीडेशन स्टेट होगा, क्लोरीन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जितना ज़्यादा होगा, और नॉन मेटल के जो ऑक्साइड है या ऑक्सी एसिड हैं वो एसिड ही होते हैं। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जितना ज़्यादा होगा, ऑक्सी एसिड का जो एसिडिक स्ट्रेंथ है वो उतना ही ज़्यादा होगा। एक तो इस तरीके से आप बता दो, और ऑर्गेनिक में आप कैसे बताओगे एसिडिक स्ट्रेंथ क्यों ज़्यादा होगी इसकी, क्योंकि इसका जो कॉन्जुगेट बेस आप बनाओगे ना, वो कॉन्जुगेट बेस ही सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा। H+ हटाया तो कॉन्जुगेट बेस से क्या हो रहा है, टोटल 4 इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगी। ClO4 माइनस इज मैक्सिमम स्टेबल, देयरफॉर HClO4 विल बी मैक्सिमम एसिडिक। चलो फर्स्ट और सेकंड पे आ जाओ। फर्स्ट आप देखो, हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड की एसिडिक स्ट्रेंथ है, तो ये तो जेई का क्वेश्चन है। हाइड्रोक्सी आपने कहाँ लगा रखा है, ऑर्थो पे, और फिर मेटा पे, और फिर पैरा पे। अब आप क्या लगने लग जाओ कि बेंजोइक एसिड की एसिडिक स्ट्रेंथ आपको बतानी है। OH अगर ऑर्थो पे लगाए तो क्या लगाएगा, +M, मेटा पे लगाए तो -I, और पैरा पे वापस से क्या लगाएगा, +M की वजह से एसिडिक स्ट्रेंथ कम होगी। तो सेकंड वाले की एसिडिक स्ट्रेंथ ज़्यादा है, फर्स्ट वाले की कम है, थर्ड वाले की कम है। तो अगर इस तरीके से आप सॉल्व करोगे तो वैसा ही गलत हो गया। पहली बात तो ये जो ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड है ना, ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड, इसी की एसिडिक स्ट्रेंथ सबसे ज़्यादा होगी। अब सबसे ज़्यादा होगी, इसका ये रीज़न नहीं है कि आप SIR लगा दो। बेंजोइक एसिड में COOH के रेस्पेक्ट में ऑर्थो पोजीशन पे OH लगा हुआ है, तो OH अगर ऑर्थो पोजीशन पे लगा हुआ है तो जो ऑर्थो डेरिवेटिव है वो मेटा और पैरा डेरिवेटिव से ज़्यादा एसिडिक होते हैं। इसी को ऑर्थो इफेक्ट बोलते हैं, और ऑर्थो इफेक्ट में कौन सा लगता है, SIR लगता है। तो SIR की वजह से यहाँ पे ऑर्थो डेरिवेटिव की एसिडिक स्ट्रेंथ ज़्यादा है। ये कोई कंसेप्ट नहीं है बेटा, SIR नहीं लग रहा है। ऑर्थो डेरिवेटिव की एसिडिक स्ट्रेंथ यहाँ पे ज़्यादा है, लेकिन उसका रीज़न SIR या ऑर्थो इफेक्ट नहीं है, क्योंकि OH अपने पास बहुत ही स्मॉलर ग्रुप है। स्मॉलर ग्रुप के साथ COOH का कोई भी यहाँ पे सिग्निफिकेंट स्टेरिक रिपल्शन नहीं होगा। स्टेरिक रिपल्शन नहीं होगा तो कोई भी अपने पास बेंजीन रिंग से आउट ऑफ प्लेन नहीं जाने वाला। SIR रीज़न नहीं है ऑर्थो की हाईएस्ट एसिडिक स्ट्रेंथ के लिए। ये -I की वजह से ज़्यादा एसिडिक या +M की वजह से कम एसिडिक, और सबसे ज़्यादा फर्स्ट वाला इसलिए है क्योंकि जब आप इसका कॉन्जुगेट बेस प्रिपेयर करोगे ना, तो जो कॉन्जुगेट बेस है बेटा वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग यहाँ पे है, इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग से ये जो कॉन्जुगेट बेस है ये स्टेबलाइज्ड है। इन दोनों में आप कॉन्जुगेट बेस बना लो, इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग से कॉन्जुगेट बेस स्टेबलाइज नहीं होगा। तो पहला वाला है उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ सबसे ज़्यादा है, सेकंड और थर्ड की कम है, पर सेकंड की ज़्यादा आ जाएगी ड्यू टू -I ऑफ हाइड्रोक्सी ग्रुप,
और थर्ड की कम आ जाएगी ड्यू टू प्लस एन ऑफ हाइड्रोक्सी ग्रुप। तो फर्स्ट भी करेक्ट दे रखा है। सेकंड देखो, सेकंड में क्या है, ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल और ऑर्थो पैरा डाइनाइट्रोफिनॉल। तो ऑर्थो पैरा डाइनाइट्रोफिनॉल की एसिडिक स्ट्रेंथ ज़्यादा है, बिल्कुल सही है। दोनों में फिनॉल है, एक में एक NO2 है, एक में 2 NO2 है। तो जितने ज़्यादा NO2 होंगे उतना ज़्यादा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इफेक्ट लगेगा। जितना ज़्यादा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इफेक्ट लगेगा एसिडिक स्ट्रेंथ इंक्रीज होता है। तो क्वेश्चन नंबर 12 में 1 2 3 4 सारे ऑप्शन सही दे रखे हैं, तो मल्टीपल करेक्ट है, सारे ऑप्शन आंसर लगा देना। क्वेश्चन नंबर 13 में करेक्ट स्टेटमेंट आपको बताना है और थ्योरेटिकल जैसा ही है। फर्स्ट आप देखो, H2 एंड D2 हैव सेम इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस। तो H2 का जो अपने पास बॉन्ड लेंथ है और D2 का जो बॉन्ड लेंथ है, हाइड्रोजन हाइड्रोजन एटम का इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस, ड्यूटेरियम ड्यूटेरियम एटम का इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस सेम ही होगा बेटा, क्योंकि न्यूक्लियस तो दोनों का सेम ही है ना। न्यूक्लियस में कोई दिक्कत नहीं आएगी बेटा। ऐसा नहीं कि आइसोटॉप होने से उनकी रेडियस में बहुत ज़्यादा डिफरेंस आ जाता है। सेकेंड ऑप्शन पे आ जाओ, हाइड्रोजन H2 एंड He फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 13 का सेकंड ऑप्शन, हाइड्रोजन एंड H3 प्लस हैव सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, बिल्कुल सही है। H2 में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 2, और H3 में 3 इलेक्ट्रॉन होंगे, लेकिन H3 प्लस दिया हुआ है तो 3 में से एक हटा दो, 2। थर्ड, H3O प्लस एंड H3 प्लस हैव सेम नंबर ऑफ 2 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड, 2 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड। तो बेटा ये तो नॉर्मल बॉन्ड की बात कर रहे हैं। नॉर्मली अपने पास क्या होता है, 2 एटम होता है, 2 एटम मिलकर एक बॉन्ड बनाते हैं। तो 2 एटम मतलब 2 सेंटर, एक बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 2। एक ये कंट्रीब्यूट करता है, एक ये कंट्रीब्यूट करता है। नॉर्मल बॉन्ड अपने पास कैसे होते हैं? 2 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड। तो H3O प्लस की अगर बात करें बेटा, तो 2 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड यहाँ पे कितने हैं? 3 हैं। और H3 प्लस ये कुछ ऐसा बनेगा, एक हाइड्रोजन एटम के ऑर्बिटल से ही बाकी 2 हाइड्रोजन एटम को आपको ओवरलैप करना पड़ेगा। एक हाइड्रोजन एटम के पास इलेक्ट्रॉन है, एक के पास इलेक्ट्रॉन है, तीसरे के पास नहीं है, तो वही 2 इलेक्ट्रॉन से तीनों में बॉन्ड बन जाएगा। तो यहाँ बेसिकली एक्चुअली में बॉन्ड कौन सा होगा? 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड। ऐसा भी आपने नहीं देखा होगा, सॉरी ऐसा तो ब्रिज बॉन्डिंग में आपने देखा ही है। तो यहाँ पे 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड है, यहाँ पे 2 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड है। तो 2 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड इन दोनों में इक्वल है, बिल्कुल गलत है। यहाँ पे 2 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड तो है, यहाँ पे तो बॉन्ड ही नहीं है ऐसा। और फोर्थ, NaHCO3 सॉलिड और KHCO3 सॉलिड, मतलब कि सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट एंड पोटेशियम हाइड्रोजन कार्बोनेट हैव सेम अरेंजमेंट ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डेड HCO3 माइनस आयन। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट में जो बाइकार्बोनेट आयन होता है ना, ये एकदम पॉलीमेरिक स्ट्रक्चर में इंट्रामोलिकुलरली हाइड्रोजन बॉन्डेड होते हैं। और KHCO3 पोटेशियम हाइड्रोजन कार्बोनेट में जो HCO3 माइनस आयन है, बाइकार्बोनेट आयन है, ये बेसिकली एज अ डाइमर प्रेजेंट होता है। ये इन्फॉर्मेशन आपको एकदम पक्के से याद रखनी है, एस ब्लॉक में आपको बता रखा है। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट में जो हाइड्रोजन कार्बोनेट आयन है वो उनसे पॉलीमर बनता है और इंट्रामोलिकुलरली हाइड्रोजन बॉन्डेड होते हैं। और KHCO3 में HCO3 माइनस आयन एज अ डाइमर प्रेजेंट होता है। तो दोनों में सेम स्ट्रक्चर होता है, बिल्कुल गलत है बेटा। तो क्वेश्चन नंबर 13 में फर्स्ट और सेकंड सही है, थर्ड और फोर्थ गलत है। क्वेश्चन नंबर 14 में 4 रिएक्शन दे रखी है, आइडेंटिफाई करना है कि कौन सी रिएक्शन को करेक्ट मेजर प्रोडक्ट के साथ मैच कर रखा है। तो चारों रिएक्शन आप देख लो एक बार, ऑर्गेनिक रिएक्शन है, सब सॉल्व करना पड़ेगा। सारी रिएक्शन आपको रिड्यूसिंग रिएजेंट के लिए दे रखी है। कौन सा रिड्यूसिंग एजेंट कौन से कार्बोनिल कंपाउंड को या फिर एसिड डेरिवेटिव को, मतलब कि कौन से फंक्शनल ग्रुप को रिड्यूस करता है, कहाँ तक रिड्यूस करता है और किसको रिड्यूस नहीं करता है, ये सारी इंफॉर्मेशन अगर अच्छे से पता है तो थर्ड वाला तो बहुत इजीली होगा। सॉरी, क्वेश्चन नंबर 14 एकदम इजीली हो जाएगा। फर्स्ट में कार्बन कार्बन बॉन्ड भी है, कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड भी है, PDC हाइड्रोजनेशन आपको करना है, कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन में जो हाइड्रोजन है वो लिमिटेड है मतलब कि सारे पाई बॉन्ड यहाँ पे ब्रेक नहीं होंगे, किसी एक पाई बॉन्ड को ब्रेक करके हाइड्रोजनेशन कर देते हैं। तो उन्होंने प्रोडक्ट बना रखा है बेटा ये। अब ये प्रोडक्ट एकदम सही है। कार्बन कार्बन जो पाई बॉन्ड है और कार्बन ऑक्सीजन जो पाई बॉन्ड है, हाइड्रोजनेशन अपने पास कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन है, सरफेस फिनोमेना होता है।
ये जो मॉलिक्यूल है सरफेस पे जाके एड्जॉर्ब होगा तो यहाँ पे पाई बॉन्ड ब्रेक होगा। पाई बॉन्ड ब्रेक होने के बाद ये दोनों एटम सरफेस में मेटल के साथ बॉन्ड बनाते हैं। मेटल के साथ बॉन्ड बनाता है, फिर हाइड्रोजन एटम आके इन कार्बन एटम के साथ बॉन्ड बना लेगा, तो मेटल के साथ बॉन्ड ब्रेक हो जाएंगे, मॉलिक्यूल का हाइड्रोजनेशन हो जाएगा, फिर मॉलिक्यूल डिसॉल्व होकर बाहर चला जाएगा। तो यहाँ पे जो कार्बन कार्बन पाई बॉन्ड है, तो यहाँ पे कार्बन ऑक्सीजन का पाई बॉन्ड है, ये पाई बॉन्ड मजबूत होगा, ये पाई बॉन्ड अपने पास कमजोर होगा। तो ये वाला जो पाई बॉन्ड है ये मेटल सरफेस के साथ पहले एड्जॉर्ब होगा, एड्जॉर्ब होगा तो इसी का हाइड्रोजनेशन करना है। सेकंड, एक नाइट्रो लगा रखा है और एक अपने पास कीटोन लगा रखा है, ZnHgHCl, क्लीमेंशन रिडक्शन करना है तो इसको तो एल्केन में चेंज कर ही देगा ये। और क्लीमेंशन रिडक्शन में आप रिएजेंट देखो तो सही, मेटल प्लस HCl, तो मेटल क्लोराइड और हाइड्रोजन एटम जो यहाँ पर रिलीज होंगे वो NO2 का रिडक्शन करेंगे, NO2 का रिडक्शन करेंगे तो क्या बनेगा NH2। लेकिन अगेन आप देखो NH2 इस फॉर्म में रह ही नहीं पाएगा, क्योंकि आपके पास एसिड भी है और आपके पास अमाइन मतलब कि बेस भी है, तो एसिड बेस का रिएक्शन होगा और सॉल्ट की फॉर्म में प्रेजेंट होगा। ये H+ डोनेट करेगा, ये लॉन पेयर डोनेट करके H+ को चिपका लेगा, तो NH2 मत बनाना, एनिलीनियम आयन बनाना। सेकेंड भी करेक्ट है। थर्ड में अपने पास कीटोनिक ग्रुप है और एस्टर ग्रुप है। रिड्यूसिंग रिएजेंट आपको दे रखा है NaBH4। NaBH4 एस्टर को रिड्यूस नहीं करता है, कीटोन और एल्डिहाइड को रिड्यूस करता है। तो कीटोन और एल्डिहाइड को जब ये रिड्यूस करता है तो अल्कोहल में पहुंचाता है। यहाँ से अपने पास अटैकिंग स्पीशीज आपको क्या मिलता है H- अटैक करेगा, पाई बॉन्ड ब्रेक होगा, नेगेटिव आ गया। अब ये नेगेटिव के ऊपर हाइड्रोजन एटम वैसे जनरली लगता है, रिड्यूस होकर क्या बनता है अल्कोहल, लेकिन यहाँ पे इंटरनली अभी अटैक करने की पॉसिबिलिटी है। इंटरनली अपने पास न्यूक्लियोफाइल प्रेजेंट है और इंटरनली अपने पास लीविंग ग्रुप भी है, तो इस कार्बोनिल कार्बन पर अटैक करके पाई बॉन्ड ब्रेक होगा, पाई बॉन्ड फॉर्म होगा, लीविंग ग्रुप लीव करेगा तो क्या बनेगा ETO-, हाइड्रोलाइसिस से क्या बन जाएगा ETOH, और ये 1 2 3 4 5 6 कार्बन एटम का रिंग, एक ऑक्सीजन एटम, एक डबल बॉन्ड O है, और जिस कार्बन एटम से ऑक्सीजन एटम ने अटैक किया था उस कार्बन एटम पे एक CH3 लगा रखा है। तो थर्ड वाले में एग्जैक्टली यही प्रोडक्ट आपको बना के दे रखा है, तो ये भी सही हो गया। अब लास्ट आप देख लो, लास्ट में रिड्यूसिंग एजेंट आपको दे रखा है B2H6, डाइबोरेन के साथ रिड्यूस करना है। तो B2H6 हो या BS3 हो, ये रिड्यूसिंग एजेंट अपने पास कैसा होता है, इलेक्ट्रोफिलिक रिड्यूसिंग एजेंट। बोरोन के पास एम्प्टी ऑर्बिटल है, तो ये बेसिकली इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ पे कम है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, तो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट को क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रोफिलिक रिड्यूसिंग एजेंट। और ये जो इलेक्ट्रोफिलिक रिड्यूसिंग एजेंट है ये कौन से फंक्शनल ग्रुप को पहले रिड्यूस करेगा जहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा है, तो बेसिकली कार्बोक्सिलिक एसिड या कार्बोक्सिलिक एसिड डेरिवेटिव में एस्टर, इन दोनों में OH और OR का प्लस M लगता है, उन्हीं को रिड्यूस करके अल्कोहल में चेंज करेगा। BH3 THF या B2H6 THF और उसके बाद H+ हीट। ओके, यहाँ आपको दे रखा है कार्बोक्सिलिक एसिड और इधर आपको दे रखा है एस्टर, तो एस्टर को ये पहले रिड्यूस करके अल्कोहल में कन्वर्ट कर देगा। अल्कोहल क्या करेगा, एस्टर को रिड्यूस करके अल्कोहल में कन्वर्ट कर दिया है, इंटरनली न्यूक्लियोफाइल है, इंटरनली अपने पास लीविंग ग्रुप है, और एसिडिक मीडियम आपने लगा दिया तो ये H+ यहाँ पे ऑक्सीजन के लॉन पेयर पे अटैच हो जाएगा, तो प्रोटोनेटेड सबस्ट्रेट हो गया। और प्रोटोनेटेड सबस्ट्रेट में जो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन है वो भी फास्ट होता है, और न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में SN2TH वो भी फास्ट होता है। तो ये इधर अटैक करेगा, पाई बॉन्ड ब्रेक होगा, पाई बॉन्ड फॉर्म होगा, लीविंग ग्रुप लीव करेगा, इंटरनली अटैक हो जाएगा बेटा। जहाँ रिएक्शन नहीं हुआ है वहाँ पे मिथाइल को आप वेज पे ही रहने दो, डिस्टर्बेंस मत क्रिएट करना, एक लॉन पेयर बचेगा। बाद में यहाँ से H+ आप हटा दो तो न्यूट्रल प्रोडक्ट आपको मिला। यही प्रोडक्ट आपको फोर्थ ऑप्शन में एज अ मेजर प्रोडक्ट आपको दे रखा है। तो क्वेश्चन नंबर 14 में 1 2 3 4 सभी ऑप्शन में मेजर प्रोडक्ट सेम है, मतलब कि सही है, तो इसका आंसर हो जाएगा 1 2 3 4। चलो क्वेश्चन नंबर 15 देखो। क्वेश्चन नंबर 15 में स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल आपको दे रखा है 4 इलेक्ट्रोड के लिए।
बेस्ड ऑन द अबव डेटा सेलेक्ट करेक्ट स्टेटमेंट अंडर स्टैंडर्ड कंडीशन। तो स्टैंडर्ड कंडीशन में 4 टाइप ऑफ स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल इज गिवन, और स्टेटमेंट में बेसिकली आपको क्या दिया होगा, विच इज़ अ बेटर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, विच इज़ अ बेटर रिड्यूसिंग एजेंट। तो ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन है और एकदम आसान है। बताइए डेटा क्या है, A प्लस का स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल है, B प्लस का है, C प्लस का है और D प्लस का है। स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल आपको दे रखा है इसका 0.5 पॉजिटिव है, मतलब कि A प्लस रिड्यूस होना चाहता है, इसका भी पॉजिटिव है, B प्लस रिड्यूस होना चाहता है, इसका नेगेटिव है, ये रिड्यूस नहीं होना चाहता, नेगेटिव रिडक्शन पोटेंशियल है, और इसका भी नेगेटिव 0.1 है, मतलब कि D प्लस भी यहाँ पर रिड्यूस नहीं होना चाहता। पहला ऑप्शन बेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इज A प्लस। तो सबसे अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट तो वही होगा जिसका स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल सबसे ज़्यादा होगा। स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा होगा तो खुद रिड्यूस होगा, खुद रिड्यूस होगा तो सामने वाले को क्या करेगा, ऑक्सीडाइज करेगा, तो इसकी ऑक्सीडाइजिंग पावर क्या होगी, ज़्यादा। ऑक्सीडाइजिंग पावर ज़्यादा, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा। तो सबसे ज़्यादा स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। पहली बात ये भी देख लो कि रिडक्शन पोटेंशियल तो किसका होता है, इनका। और अगर इधर से इधर देखोगे तो यहाँ पे आप नेगेटिव का साइन लगाना पड़ेगा, और इन स्पीशीज़ का क्या होता है, स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। तो सबसे ज़्यादा स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल किसका हो सकता है, D प्लस, C प्लस, B प्लस, A प्लस में A प्लस का, क्योंकि यही सबसे ज़्यादा स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल रखता है, तो इसी की ऑक्सीडाइजिंग पावर सबसे ज़्यादा होगी। सेकंड, बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट इज D। रिड्यूसिंग एजेंट अगर सबसे बढ़िया तो स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज़्यादा होना चाहिए। स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल कितना होगा, -0.5, -0.2, 0.3 और 0.1। तो सबसे ज़्यादा स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल किसका ज़्यादा होगा, C का। तो C विल बी बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट। सेकंड गलत है। C कैन डिस्प्लेस D फ्रॉम इट्स सॉल्ट सॉल्यूशन। C कैन डिस्प्लेस D फ्रॉम सॉल्ट सॉल्यूशन। लेट अस से कि DCl एक सॉल्ट सॉल्यूशन है, तो C इसको रिप्लेस कर सकता है। तो C खुद सॉल्ट में चला जाएगा, तो C प्लस एक्वस बना लेगा और D को रिड्यूस कर देगा, D प्लस से D 0 में ले आएगा। तो C D को रिप्लेस कर सकता है, A की शर्त पर रिप्लेस कर सकता है कि जब C की इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग टेंडेंसी क्या हो ज़्यादा, तो C को इलेक्ट्रॉन देगा तो D प्लस को एक्सेप्ट करना पड़ेगा। तो C का इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग टेंडेंसी मतलब कि रिड्यूसिंग नेचर क्या ज़्यादा है क्या, बिल्कुल ज़्यादा है बेटा। C का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल सबसे ज़्यादा है, तो उसकी रिड्यूसिंग पावर सबसे ज़्यादा होगी। रिड्यूसिंग पावर अगर ज़्यादा होगी तो ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, तो बाकी सबको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। और फोर्थ, इन गैल्वेनिक सेल ऑब्टेन्ड बाय इलेक्ट्रोड A and B करंट फ्लोज फ्रॉम B to A इन एक्सटर्नल सर्किट। B to A में करंट फ्लो होता है, देख लेता हूँ बेटा। अगर आपको सही से सेल बनाना है, मतलब उसका स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल क्या आना चाहिए, पॉजिटिव। वैसे सेल पोटेंशियल पॉजिटिव आना चाहिए, यहाँ पे स्टैंडर्ड स्टेट दे रखा है, तो स्टैंडर्ड स्टेट में सेल पोटेंशियल पॉजिटिव आना चाहिए। ई सेल अपने पास या ई नॉट सेल कितना होता है, SRP ऑफ कैथोड माइनस एनोड। तो कैथोड माइनस एनोड, कैथोड का SRP ज़्यादा होना चाहिए, एनोड का कम होना चाहिए, ताकि ये पॉजिटिव आ जाए। तो कैथोड आप A और B में से किसको बनाओगे बेटा, A को बनाओगे। तो A अपने पास क्या होगा, कैथोड, और B अपने पास क्या होगा, एनोड। एनोड पे क्या होता है, नेगेटिव चार्ज, कैथोड पे क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज। और आउटर शेल में इलेक्ट्रॉन इधर से इधर फ्लो करेगा, तो करंट इधर से इधर फ्लो करेगा। तो करंट कहाँ से कहाँ फ्लो करेगा, एक्सटर्नल सर्किट में A to B, B to A फ्लो नहीं करेगा। ये गलत हो गया बेटा, ये जो ऑप्शन है ये अपने पास गलत है। क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर हो जाएगा फर्स्ट एंड थर्ड। चलो क्वेश्चन नंबर 16 पे आओ, बहुत लंबा पेपर है ये, 1 घंटे में तो ये कैसे भी कंप्लीट नहीं हो सकता है आपसे, लेकिन क्वेश्चन इसमें बहुत अच्छे दे रखे हैं। क्वेश्चन नंबर 16, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस इज और आर इन्वॉल्व इन द एक्सट्रैक्शन ऑफ कॉपर फ्रॉम सल्फाइड और ऑफ कॉपर कंटेनिंग आयरन सल्फाइड। कॉपर कंटेनिंग आयरन सल्फाइड CuFeS2, कॉपर पाइराइड्स आप इसको बोलते हो ना। तो कॉपर पाइराइड से अगर आपको कॉपर एक्सट्रैक्ट करना है तो कौन सी प्रोसेस वहाँ पे इन्वॉल्व होगी, कंप्लीट मेटलर्जिकल प्रोसेस में। थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, जल्दी से सॉल्व कर लेते हैं। सबसे पहले तो क्या करते हैं, इसकी रोस्टिंग करते हैं। रोस्टिंग करने से सारी वॉलेटाइल इम्प्योरिटी ऑक्साइड बन के निकल जाएगी।
और जो वॉलेटाइल इम्प्योरिटी है वो वैसे भी निकल सकती है, सभी ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाएंगे। लेकिन कॉपर का आपको पता है कि कॉपर का कुछ अमाउंट तो ऑक्साइड में कन्वर्ट होगा और कुछ अमाउंट सल्फाइड में रहेगा। तो बाकी जो अमाउंट अपने पास सल्फाइड में होगा वो कॉपर ऑक्साइड के साथ रिएक्शन करके सेल्फ रिडक्शन होता है, कॉपर का सेल्फ रिडक्शन होता है, पता ही आपको। तो फर्स्ट वाला क्या दे रखा है, FeS इज मोर रेडिली कन्वर्टेड टू ऑक्साइड देन Cu2s। FeS इज मोर रेडिली कन्वर्टेड टू ऑक्साइड देन Cu2s। आयरन सल्फाइड का ऑक्साइड बनना बहुत ईजी है, एकदम सही है बेटा ये। क्वेश्चन नंबर 2, सॉरी ऑप्शन नंबर 2, लिक्विड माटे इज प्लेस्ड इन कन्वर्टर फॉर कार्बन रिडक्शन। तो कार्बन रिडक्शन नहीं होता बेटा, सेल्फ रिडक्शन होता है। पहला तो सही है, सेकंड इनकरेक्ट है, थर्ड, फोर्थ। Cu2s इज पार्शियली कन्वर्टेड टू Cu2o, बिल्कुल सही है बेटा। सल्फाइड पार्शियली ऑक्साइड में कन्वर्ट होता है, फिर ये जो ऑक्साइड है ये सल्फाइड का रिडक्शन करके कंप्लीट मेटल आपको बना देता है। तो थर्ड ऑप्शन एकदम करेक्ट है। फोर्थ आप देखो, सिलिका इज एडेड टू कंबाइन विद FeO। यहाँ पर FeS का जो इम्प्योरिटी है रोस्टिंग के बाद FeO बन जाएगा। FeO अपने पास बेसिक इम्प्योरिटी है और इस बेसिक इम्प्योरिटी को निकालने के लिए एसिडिक फ्लक्स आपको इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा। एसिडिक फ्लक्स मतलब कि SiO2। SiO2 और FeO कंबाइन होकर क्या बना लेंगे, FeSiO3, जो कि अपने पास स्लैग है, स्लैग को बाहर निकाल लेंगे। तो फोर्थ ऑप्शन भी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 17, आइडेंटिफाई करेक्ट मैच फॉर द टोटल नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स। 4 रिएक्शन है, 4 रिएक्शन में टोटल प्रोडक्ट का वैल्यू आपको दे रखा है, प्रोडक्ट बना के नहीं दे रखा है। तो किस में टोटल नंबर ऑफ प्रोडक्ट करेक्टली मैच किया हुआ है। स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट एकदम आसान है बेटा, ऑप्टिकली एक्टिव कीटोन्स विद मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C5H10O और इसका लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से आप रिडक्शन करोगे तो अल्कोहल बनेंगे, टोटल 6 अल्कोहल। चेक कर लेते हैं। एक DU है तो वो DUC डबल बॉन्ड O में चली जाएगी, बाकी 5 कार्बन एटम है। स्ट्रेट चेन आपको बनाना पड़ेगा। एक तो ये चेन हो सकता है, एक ऐसा आइसोपेंटेन हो सकता है, एक नियोपेंटेन हो सकता है। नियोपेंटेन में C डबल बॉन्ड O बनाओगे तो कीटोन तो नहीं बनेगा। यहाँ आपका कीटोन एक ही बन सकता है, यहाँ पे कीटोन कितने बन सकते हैं बेटा, 2। एकदम सही है। तो एक तो ये 2 पेंटेनॉन हो सकता है, एक अपने पास 3 पेंटेनॉन हो सकता है। दिस इज ऑप्टिकली इनएक्टिव कीटोन, दिस इज ऑप्टिकली इनएक्टिव कीटोन, देयर इज नो कायरल कार्बन। और ऑप्टिकली एक्टिव कीटोन्स, तो बेटा ऑप्टिकली एक्टिव तो कीटोन ही नहीं है यहाँ पे। ऑप्टिकली एक्टिव कीटोन्स विद मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C5H10O, उसका लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से अगर आप रिडक्शन करोगे तो 6 अल्कोहल प्रोडक्ट। गलत है बेटा, ऑप्टिकली एक्टिव तो कीटोन ही नहीं है। सेकंड अपने पास है pH, यहाँ पे Cl है, ETOHSN1। तो ETOH अपने पास न्यूक्लियोफाइल है, न्यूक्लियोफाइल यहाँ पे अटैक करेगा, लीविंग ग्रुप लीव करेगा। इथेनॉल अगर अटैक करेगा तो इथॉक्साइड आयन अटैच होगा, इथॉक्साइड आयन अटैच हो गया मतलब कि ईथर बनेगा। SN1 में कार्बोकेटाइन बनाते हैं, कार्बोकेटाइन में दोनों साइड से अटैक कर सकता है, फ्रंट और बैक से। तो बेसिकली रासायनिक मिक्सचर आपको मिलता है, 2 प्रोडक्ट मिलते हैं। अब 2 प्रोडक्ट हैं या नहीं है, तो 2 प्रोडक्ट होंगे क्योंकि ये जो कार्बन है ये कायरल बनेगा। इसके ऊपर क्या क्या प्रेजेंट है, हाइड्रोजन है, लिविंग ग्रुप के हटा के इथॉक्साइड आयन आ जाएगा, इथाइल और फिनाइल है, चारों ग्रुप डिफरेंट है, कार्बन कायरल बनेगा। 2 प्रोडक्ट आपको मिलेंगे, दोनों प्रोडक्ट एक दूसरे की कंप्लीट मिरर इमेज होंगे। SN1 में यही होता है। तो थर्ड आपके पास सही है बेटा, सॉरी सेकंड अभी सही है, थर्ड पे आ जाओ अभी। थर्ड दिखा था ये, थर्ड सही है, पहले अब सेकंड को देखना पड़ेगा। फर्स्ट गलत है। सेकंड में अपने पास अल्कोहल दे रखा है, अल्कोहल का डिहाइड्रेशन आपको करना है। कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4, तो कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 से क्या मिलेगा, H+ विल बी अटैच्ड विद ऑक्सीजन लोन पेयर, OH विल बी कन्वर्टेड टू OH2+, OH2+ विल लीव, कार्बोकेटाइन विल फॉर्म। जहाँ कार्बोकेटाइन बना दैट इज अल्फा कार्बन, ये बीटा, ये बीटा, ये बीटा। तो टोटल 3 एल्कीन आपको मिल सकती है। स्ट्रक्चरली 3 मिलेगी बेटा, स्टीरियोकेमिकली तो बहुत मिल जाएगी। यही है, ये 2 एल्कीन है क्योंकि सस्टांस होगा, यहाँ सस्टांस नहीं है, एक है, ये 2 एल्कीन है, सस्टांस है, कोई कायरल कार्बन तो है नहीं। तो टोटल 5 एल्कीन आपको मिल सकता है ऑप्शन सेकंड में, और ऑप्शन थर्ड में 2 ईथर आपको मिल सकते थे। तो सेकंड और थर्ड दोनों सही है, फर्स्ट अभी तक भी गलत है। और फोर्थ आप देखो, ड्यूटीरियम है तो हाइड्रोजन तो होगा ही सही, ट्रीटियम है वैलेंसी पूरा करने के लिए हाइड्रोजन,
HBr करवाना बेटा, CCl4 की प्रेजेंस में HBr, H प्लस Br माइनस का एडिशन, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन ऑन अल्कीन, H प्लस यहाँ पे अटैच होगा तो पॉजिटिव यहाँ 3 डिग्री पे बनाना है और 3 डिग्री पे फिर Br माइनस अटैक कर जाएगा। तो बोला है कि कितने प्रोडक्ट आपको मिल सकता है, कितने मोनोब्रोमो प्रोडक्ट मिल सकते हैं। HBr का एडिशन एक ही बार होगा, एक ही पाई बॉन्ड है, एक बार एडिशन होगा तो मोनोब्रोमो प्रोडक्ट आपको बेसिकली एक ही मिलेगा, मतलब मोनोब्रोमो प्रोडक्ट ही मिलेगा। अब कितने हो सकते हैं, तो ये अपने पास एक काइरल कार्बन है, ये काइरल कार्बन है, ये काइरल कार्बन है, टोटल 3 काइरल कार्बन है। ये नहीं है, हाइड्रोजन अटैच है तो एक और यहाँ पे हाइड्रोजन है, इस कार्बन पे 2 ग्रुप सेम है, काइरल कार्बन नहीं है वो। 3 काइरल कार्बन है, अनसिमेट्रिकल है, इधर Br है तो इधर Br नहीं है। अनसिमेट्रिकल कंपाउंड में 3 काइरल कार्बन पे टोटल प्रोडक्ट आपको कितने मिलेंगे, 8, 2⁻3 8। तो क्वेश्चन नंबर 17 में सेकंड, थर्ड और फोर्थ इसमें जो प्रोडक्ट आपको दे रखे हैं, टोटल नंबर ऑफ प्रोडक्ट एकदम सही है। चलो लास्ट क्वेश्चन पे आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 हेनरीज लॉ से रिलेटेड है, सॉल्यूशंस एंड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज में सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस इन अ सॉल्वेंट और इन अ सॉल्यूशन, ये आपने पढ़ा होगा। जितना ज़्यादा सॉल्यूशन के ऊपर गैस का पार्शियल प्रेशर होगा उतना ही ज़्यादा गैस सॉल्यूशन के अंदर जाके सॉल्युबल होगा, तो गैस का जो अमाउंट है गैस का जो अमाउंट है सॉल्यूशन के अंदर वो ज़्यादा हो जाएगा। अमाउंट आप किस में मेजर कर सकते हो, मोल फ्रैक्शन में। तो क्या रिलेशनशिप आता है, पार्शियल प्रेशर ऑफ एनी गैस अबव एनी सॉल्वेंट और सॉल्यूशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ द गैस दैट इज प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 18, partial pressure of the gas is directly proportional to mole fraction of the gas. तो partial pressure of the gas is equal to Henry's constant multiplied by mole fraction of the gas, ये इक्वेशन होती है। 300 केल्विन 0.5 मोल सैंपल ऑफ एयर, जिसमें 80% बाई मोल नाइट्रोजन है और 20% बाई मोल O2 है। तो बाई मोल परसेंटेज दे रखा है नाइट्रोजन और ऑक्सीजन का 80-20, और टोटल मोल अपने पास कितने 0.5। तो 0.5 का 80% कितना होता है, 0.4 मोल तो N2 हो गया और 0.1 मोल O2 हो गया। पार्शियल प्रेशर कितना हो जाएगा, ये अपने पास एयर है, इस एयर को किसी सॉल्यूशन में कंटेनर के ऊपर आप प्लेस करोगे एक तरीके से, तो ये गैस यहाँ पे मिक्स होगा। कितना मिक्स होगा इसी के लिए आपको आंसर निकालना है। टोटल जो प्रेशर है 10 लीटर सिलेंडर है, पिस्टन है, यहाँ पे पिस्टन लगा हुआ है, 10 लीटर का सिलेंडर है, उसमें एयर भरा हुआ है। इस एयर का जो सिलेंडर का वॉल्यूम आपको 10 लीटर दे रखा है, इन विच 5 लीटर वाटर इज ऑलरेडी प्रेजेंट, मतलब कि टोटल 5 लीटर तो यहाँ पे ऑलरेडी ऑक्यूपाइड है। दिस वाटर 5 लीटर, तो गैस को एक्सपैंड होने के लिए केवल कितना अवेलेबल है, 5 लीटर। यहाँ पर गैस का टोटल वॉल्यूम अपने पास कितना हो सकता है इस पिस्टन सिलेंडर सिस्टम में, 5 लीटर। 5 लीटर से ज़्यादा नहीं हो सकता है। अब आगे देखो, टेम्परेचर आपके पास है, मोल आपके पास है, तो बेसिकली टोटल प्रेशर आप कैलकुलेट कर सकते हो, PV इक्वल टू NRT। टोटल प्रेशर आपको निकालना है, वॉल्यूम आपको पता है, गैस जहाँ पे फैल सकता है, दैट इज इक्वल टू NRT। N इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल, तो नंबर ऑफ मोल ऑफ ऑक्सीजन गैस प्लस नाइट्रोजन गैस, टोटल आपको दे रखा है 0.5 इंटू R इंटू T। R की वैल्यू पता है, T की वैल्यू पता है, तो टोटल प्रेशर यहाँ पे आप पता कर सकते हो। और उस टोटल प्रेशर में इसके मोल फ्रैक्शन से मल्टीप्लाई कर दो नाइट्रोजन के मोल फ्रैक्शन से, तो वो किसका प्रेशर आ जाएगा, नाइट्रोजन का पार्शियल प्रेशर। नाइट्रोजन का पार्शियल प्रेशर कितना होगा, मोल फ्रैक्शन ऑफ नाइट्रोजन विच इज व्हाट, मोल ऑफ नाइट्रोजन डिवाइडेड बाय टोटल मोल, 0.4 डिवाइडेड बाय 0.5, तो 4/5 इनटू टोटल प्रेशर। टोटल प्रेशर का 4/5 पार्ट अपने पास पार्शियल प्रेशर है हाइड्रोजन गैस का, नाइट्रोजन गैस का। और ऑक्सीजन गैस का पार्शियल प्रेशर कितना होगा, ऑक्सीजन गैस का मोल फ्रैक्शन मतलब मल्टीप्लाइड बाय P टोटल विच इज व्हाट 1/5 ऑफ P टोटल। चलो आगे देखते हैं। दोनों गैसेस का हेनरीज लॉ का कांस्टेंट आपको दे रखा है KH विच इज 10⁵ ATM एंड 4 × 10⁴ ATM। ओके, X ऑफ नाइट्रोजन गैस, X ऑफ ऑक्सीजन गैस एंड वाटर। तो वाटर में जो नाइट्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस प्रेजेंट है, इसका मोल फ्रैक्शन इन्होंने निकाला है। अप्लाई करो, इक्वेशन सीधा आएगा बेटा, पार्शियल प्रेशर ऑफ नाइट्रोजन गैस विल बी इक्वल टू KH इंटू X नाइट्रोजन गैस। तो पार्शियल प्रेशर ऑफ नाइट्रोजन गैस अपने पास कितना है, 4/5 मल्टीप्लाइड बाई P टोटल,
और KH ऑफ X नाइट्रोजन, ये वैल्यू आपको निकालनी है और ये वैल्यू आपको दे रखी है। नाइट्रोजन गैस के लिए 10⁵ दे रखा है, 4/5 इंटू P टोटल। तो P टोटल अपने पास शुरुआत में ही निकाल के रखो, N टोटल इंटू RT डिवाइडेड बाई V, तो 0.5 RT डिवाइडेड बाई 5 लीटर, तो 0.1 RT इंटू XN2। कैलकुलेट करके देख लेना XN2। XN2 का मतलब क्या हो गया, मोल फ्रैक्शन ऑफ नाइट्रोजन गैस दैट इज सॉल्युबल इन द वाटर। कैलकुलेट करके देख लेना, फर्स्ट ऑप्शन और सेकंड ऑप्शन दोनों करेक्ट आएंगे, क्योंकि दोनों में नाइट्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस का जो मोल फ्रैक्शन है जो कि वाटर के अंदर सॉल्युबल है उसका एकदम करेक्ट अमाउंट यहाँ पे रिपोर्टेड है। चलो ऑप्शन नंबर 3 पे आते हैं। ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर वैल्यू ऑफ हेनरीज कांस्टेंट इंक्रीजेस। ये तो एकदम सही बात है, ये तो ऑलरेडी पता है कि अगर मान लीजिए कि किसी भी गैस का पार्शियल प्रेशर आपने फिक्स रख दिया तो टेम्परेचर इंक्रीज करने पे हेनरीज कांस्टेंट की वैल्यू इंक्रीज होती है। कैसे प्रूव करते हैं? पार्शियल प्रेशर ऑफ एनी गैस इज इक्वल टू KH इंटू X गैस। ठीक है, तो अगर गैस का पार्शियल प्रेशर आपका कैसा है, फिक्स है, टेम्परेचर इंक्रीज करोगे, टेम्परेचर इंक्रीज करने पे क्या होता है, सॉल्युबिलिटी कम होता है। तो टेम्परेचर इंक्रीज करने पे सॉल्युबिलिटी क्या होगा, कम। अगर सॉल्युबिलिटी मतलब कि मोल फ्रैक्शन ऑफ द गैस दैट इज प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन, अगर ये कम होगा तो KH की वैल्यू को बढ़ना पड़ेगा ताकि इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन पार्शियल प्रेशर ऑफ दैट गैस वो कांस्टेंट आ जाए। तो टेम्परेचर बढ़ाने पे हेनरीज कांस्टेंट की वैल्यू इंक्रीज होती है, एकदम करेक्ट स्टेटमेंट है। फोर्थ पे आ जाओ। इन वाटर नाइट्रोजन गैस इज मोर सॉल्युबल एज कंपेयर टू ऑक्सीजन गैस एट द सेम प्रेशर। सेम प्रेशर पे नाइट्रोजन गैस ज़्यादा सॉल्युबल है, एकदम गलत है बेटा। यहाँ से निकाल लेना, सेम प्रेशर आप रखना, और सॉरी कहाँ से, हेनरीज लॉ कांस्टेंट से आएगा ना आंसर। तो P गैस इज इक्वल टू क्या होता है, KH इंटू X गैस। अगर प्रेशर आपने क्या रखा, कांस्टेंट, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन गैस दोनों का, तो सॉल्युबिलिटी किसकी ज़्यादा आएगी बेटा, सॉल्युबिलिटी तो बेटा उसी की ज़्यादा आएगी जिसका हेनरीज लॉ कांस्टेंट क्या होगा, कम। तो हेनरीज लॉ कांस्टेंट KH की वैल्यू आपके पास ऑक्सीजन गैस का कम है और नाइट्रोजन गैस का जो KH है वो ज़्यादा है, तो इसकी सॉल्युबिलिटी आनी चाहिए कम और इसकी सॉल्युबिलिटी आनी चाहिए ज़्यादा। तो ऑक्सीजन गैस का सॉल्युबिलिटी ज़्यादा होगा फॉर द सेम पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन गैस एंड नाइट्रोजन गैस। फोर्थ ऑप्शन इनकरेक्ट। तो क्वेश्चन नंबर 18, इसमें फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड ऑप्शन ये तीनों करेक्ट है और यहाँ पर FST 31 का जो पेपर 1 है ये अपना कंप्लीटली डिस्कस हो जाता है।